मैं बस सड़क किनारे बारिश से बचने के लिए रुका था, तभी अचानक मुझे एक व्हील चेयर पर बैठी लड़की मिली। पहले मुझे लगा वो मुझसे हेल्प मांग रही है, लेकिन वो बस डरी सी मुझे देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने हिचकिचाते हुए एक पुरानी सी गुल्लक निकाली। मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मेरे फैमिली बन सकते हो? ये पैसे हैं, क्या मैं तुम्हें 2 दिन के लिए, एक दिन भी चलेगा? उस लड़की की उम्मीद भरी नजरें देखकर मना करने के शब्द जुबान तक आ गए, क्योंकि मेरे माँ बाप अचानक चले गए थे। बॉस ने जॉब से निकाल दिया था, सालों की गर्लफ्रेंड ने भी ये सुनकर साथ छोड़ दिया, और लैंडलॉर्ड ने घर से बाहर कर दिया। वॉलेट में बचे सिर्फ 137 रुपए। इस अजनबी शहर में बस यही मेरा आखिरी सहारा था। मैं उस बारिश में खड़ा टूट सा रहा था। तभी अचानक मुझे पीछे से कुछ ठकठकाने का एहसास हुआ। मैं मुड़ा तो देखा एक पतली सी नाजुक हाथ, जिसमें नसें साफ दिख रही थीं, एक छाता उठाए हुए थी। लग रहा था जैसे मुझे बारिश से बचाने की कोशिश कर रही हो। जब मैं मुड़ा तो देखा एक व्हीलचेयर पर बैठी लड़की थी। दुबली पतली, चेहरा पीला, बाल बिखरे हुए। फिर भी उस चेहरे की खूबसूरती छुप नहीं रही थी। बारिश उसके आधे बदन को भिगो चुकी थी, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। वो बस मुझे छाते से बचाने की कोशिश में लगी थी। मुझे देखकर खुद पर हंसी आई। सोचा नहीं था कि एक डिफरेंटली एबल्ड लड़की को मेरी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन थैंक यू कहने से पहले ही उसकी चेयर पीछे की तरफ खिसकने लगी। तब मुझे समझ आया कि यहाँ ढलान है, छाता छूट जाए, इसकी परवाह किए बिना मैं भागा। जब भी वो अपने हाथ से चेयर रोकने की कोशिश करती, तो और तेज हो जाती। आखिरी मोमेंट में मैंने चेयर पकड़ ली, लेकिन छाता उछलकर सीधे उसके सिर पर गिरा। लगा जैसे पहियों वाला मशरूम बन गई हो। मैंने पहले उसका हाल पूछा, ठीक हो? उसने थोड़ा कंफ्यूज होकर सिर हिलाया। इतनी रात को अकेले बाहर क्यों हो? ये पूछकर मुझे खुद पर शक हुआ। ये तो बिल्कुल वैसी लाइन थी जो बुरे लोग बोलते हैं। सच में उसने भी कुछ ऐसा ही रिएक्ट किया। डकर सिकुड़ गई। बस घूमने निकली थी। जाओ घर जाओ, मैंने कहा। उसने कहा, मेरा कोई नहीं है, कल नानी चली गई। मुझे लगा मैंने गलत सवाल पूछ लिया, और एक डरावना ख्याल भी आया, बिना किसी के व्हीलचेयर पर यह लड़की कैसे जिएगी? लेकिन ये मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मैं खुद अपना बोझ नहीं उठा पा रहा था। फिर भी शायद गिल्ट में मैंने उसे घर तक छोड़ने का फैसला किया। उसे लिफ्ट में बिठाकर जाने लगा, तभी उसने मेरी कमीज का कोना पकड़ लिया। बारिश में उसकी बात सुनकर मन में हल्की सी हंसी आई। ये लड़की खुद से बात भी ढंग से नहीं कर पाती, लेकिन दूसरों की चिंता जरूर करती है। मैंने कहा, छाता दे दो, कल लौटा दूंगा, अब जाओ। वो थोड़ी और डर गई, लेकिन कमीज का कोना नहीं छोड़ा। मुझे समझ आ गया, वो अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने सोचा, अच्छाई पूरी करते हैं, ऊपर तक छोड़ देते हैं। लेकिन टॉप फ्लोर पर पहुंचकर पता चला कि उसका घर और ऊपर था। ऊपर एक टेरेस था, जो बारिश में भीगा हुआ था। कोई रैंप नहीं, कोई लिफ्ट नहीं, बस खड़ी खड़ी सीमेंट की सीढ़ियां। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस लड़की को नीचे उतरने के लिए कितनी हिम्मत लगती होगी। लेकिन अच्छा था वो हल्की थी। मैंने चेयर समेत उसे ऊपर उठा लिया। दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग नानी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो रखी थी। चेहरे पर मुस्कान थी। दरवाजे के पास कूड़े के थैले पड़े थे, जो साफ था। अकेले उनके लिए नीचे ले जाना मुश्किल था। रात को बाहर क्यों निकली थी, ये सवाल जहन में था। जब मैं जाने लगा तो वो बोली, आए हो तो जा क्यों रहे हो? मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसकी साफ और मासूम आंखें देखकर गुस्सा नहीं आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस लड़की को शायद अंदाजा ही नहीं कि किसी अजनबी को घर बुलाना कितना डेंजरस हो सकता है। मैंने झुककर समझाया, किसी अजनबी को घर बुलाना ठीक नहीं, खासकर मेरे जैसे किसी को। वो एकदम से सहम गई। मेरे कोई नहीं है, तुम पहले हो, और मैं एडल्ट हूँ, आइडेंटिटी कार्ड है। ये आखिरी बात उसने बहुत कॉन्फिडेंस से बोली, बाकी सब हिचकिचाते हुए। मुझे हंसी भी आई और हैरानी भी। ये बात नहीं है, प्रॉमिस करो आगे से किसी अजनबी को घर नहीं लाओगी। जब मैं मुड़ा, उसने फिर कमीज पकड़ ली। तुम नहीं रुके तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। मैंने एक लंबी सांस ली। बात उससे कम्युनिकेट करने की नहीं थी, बात थी उस अकेलेपन की जो मुझे भी महसूस होती थी। लेकिन मैं कोई संत नहीं था, और सामने एक ऐसी लड़की थी जो खुद की रक्षा नहीं कर सकती। मेरी टूटी जिंदगी का असर उस पर नहीं पड़ना चाहिए था। सुनो, मैं जानता हूं तुम्हें किसी की जरूरत है, लेकिन आज रहूंगा तो कल, परसों? मुझे पैसे कमाने हैं, हमेशा नहीं रह सकता। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है, तुम्हें खुद जीना सीखना होगा। उसका सिर धीरे धीरे झुकता गया। मुझे लगा शायद ज्यादा कड़वा बोल दिया। देखो, मेरे पास कोई रिच लेडी नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे, मैं खुद भूखा मर रहा हूँ। पहले सेटल हो जाऊं, फिर देखते हैं। ये सुनकर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। वो झटपट अंदर गई और एक पुरानी सी गुल्लक लेकर आई। मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी, कितने दिन होते हैं? उसकी आवाज़ धीमी होती गई। उसे पता था ये पैसे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो गुल्लक उठाए खड़ी थी। देखकर दिल भारी हो गया। ये पैसे शायद उसके आखिरी थे, और अगर मैं चला गया तो न जाने कितने दिन बाद किसी को पता चलता। मैंने सीरियसली पूछा, माँ बाप कहाँ हैं, सच बताओ। वो थोड़ी सहम गई, फिर रुक रुक कर बोली, पापा मामा ने छोड़ दिया, वो विदेश चले गए। नानी से भी कांटेक्ट नहीं था। मेरे मन में एक गहरी बेबसी उतर गई। उसने फिर गुल्लक आगे की। उसकी बाहें थक रही थीं, लेकिन नजर मुझ पर टिकी थी। इंसान खरीदे बेचे नहीं जाते, लेकिन माँ कहती थी बेच देंगे मुझे। उसकी बात सुनकर मन में कुछ टूट गया। उसके माँ बाप पर बेहद गुस्सा आया, और जैसे ही उसे मेरी चुप्पी से जवाब मिला, उसकी सारी रोकी हुई भावनाएं बह निकली। सॉरी, मुझे डर लगता है। उसके मोटे मोटे आंसू उसके बेजान पैरों पर गिर रहे थे। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। अरे रुको, रो मत, बात करो। जैसे ही मैंने ये कहा, उसने रोना एकदम बंद कर दिया,
जैसे पॉज बटन दब गया हो। लेकिन आंसू चुपके चुपके गिरते रहे और उसने मुंह फुला लिया जैसे मैं ही जालिम हूं। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, बताओ क्या चाहिए। खाना। सच कहूं तो मुझे पहले से अंदाजा था, लेकिन सिर्फ खाने की बात सुनकर थोड़ी जान में जान आई। बोलते क्यों नहीं पहले? घर में क्या है? गाजर, अंडे और चावल। कुकर में चावल भी है। ये कहते ही वो थोड़ा सिकुड़ गई। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन ज्यादा सोचा नहीं। किचन में गया, सोचा एक फ्राइड चावल बना देता हूँ। लेकिन अंदर जाकर देखा बस एक एग्जॉस्ट फैन, कोने में कुछ अंडे, मुरझाई हुई गाजर और दो पुराने घिसे पिटे पॉट्स। सच में देखकर दिल दुखा। लेकिन ऑयल, सॉल्ट, सॉस सब था, तो सिंपल फ्राइड चावल बन सकता था। जब मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चावल कुकर खोला तो अंदर एक पूरी ग्रे रंग की दुनिया बसी थी, और नीचे का चावल इतना सख्त था कि वेपन की तरह लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और नजरें घुमाई। देखा, कोई चुपचाप रूम की तरफ खिसक रही थी। रुको। वो एकदम जम गई, भागे भी नहीं, रुके भी नहीं। बताओ ये कब का है? बस कल का, वो धीरे से बोली। ये कल का नहीं लगता, 3-4 दिन। ये तुम्हारी कुकिंग नहीं है, चावल कुकर की गलती है। वो मुंह में बड़बड़ाने लगी। मुझे हंसी आ गई, लेकिन जब पॉट साफ करते करते मैंने एक और बात सोची तो मन सहम गया। तुमने कितने दिनों से कुछ खाया नहीं? 2 दिन। उसने सिर झुका लिया। पेट ने भी टाइमिंग पर आवाज दे दी। सब क्लियर हो गया। देखो, जल्दी क्या है, कोई छीनेगा नहीं। मैंने खुद भी एक बाइट लिया, ठीक लगा। वो चुप हो गई, फिर और तेजी से खाने लगी। पहले मुझे लगा बस भूख है, लेकिन आधा खाते खाते उसकी आंखें भर आईं। खाना रुका नहीं, लेकिन आंसू भी नहीं रुके। फिर क्यों रो रही हो? कहीं मैंने ठीक से बर्तन नहीं धोया? वो हल्का हंसी, आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, बस याद आ गई नानी की। वो भी ऐसे ही कहती थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसकी एक मुस्कान ने सब कह दिया। उस पल मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। सच कहूं, थोड़ा दिल भी हिला। लेकिन नहीं नहीं, मैंने खुद को रोका। डर से ज्यादा उसकी चिंता हुई। मैंने पूछा, तुम स्कूल कहाँ जाती हो? उसने काफी सोचने के बाद धीरे से बोला, मिडिल स्कूल तक ही गई। क्लासमेट्स मजाक उड़ाते थे, बुरा लगता था। नानी ने छुड़वा दिया, लेकिन मैं सह सकती थी। मैंने एक लंबी सांस ली। घर में बंद रहना, दुनिया से कटा होना, और जो अकेली समझती थी वो भी चली गई। कोई नॉर्मल लाइफ नहीं थी उसकी। सोशल सिक्योरिटी या कोई गवर्नमेंट बेनिफिट मिलता है क्या? पता नहीं। तभी उसने बात बदली। वो, क्या मैं तुम्हारी एक ड्राइंग बना सकती हूँ? डर है कि तुम गए तो वापस नहीं आओगे। ये कहते ही वो रूम में चली गई। मैं उत्सुकता से पीछे गया और दरवाज़ा खुला तो मैं हैरान रह गया। पूरा कमरा रंगों से भरा था, जैसे एक अजीब और खूबसूरत रंगीन दुनिया। बस छत के पास थोड़ी जगह खाली थी, जहां तक व्हीलचेयर नहीं पहुंच सकती थी। मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैं सोच रहा था, दीवार पर इतना सब बनाना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। वो खुशी खुशी स्केचबुक निकाल लाई और मेरी तरफ देखती, फिर पेज पर, फिर मेरी तरफ। आधे घंटे में उसने मेरी ड्राइंग बना दी। मेरे हाथ थोड़े कांप रहे थे जब मैंने वो पेज लिया। देखा तो दंग रह गया। ड्राइंग में मैं बारिश की रात में बैठा था। हाथ में एग फ्राइड चावल का बोल था और एक छोटी सफेद बिल्ली मेरी पैंट खींच रही थी, बोल की तरफ देख रही थी। मुझे नहीं पता था मैं उसकी नज़र में ऐसा दिखता हूँ। लेकिन ये बिल्ली कहाँ से आई? उसने जवाब नहीं दिया, झटपट टॉपिक बदलने लगी। लेकिन उसके कान लाल हो गए थे। तब समझ आया, वो बिल्ली खुद वो थी। मैंने ऊपर देखा, सोचा देखूं कहीं सच में कान तो नहीं है। उसकी नज़र मुझ पर आई, कंफ्यूज और थोड़ी सतर्क। वो और सिकुड़ गई। मूड ठीक रखने के लिए मैंने कहा, और ड्राइंग्स दिखाओ। ये नीचे वाली जान दादी है, जब भी चुपचाप बाहर जाती थी वो हाथ हिलाती थी। और ये ली दादा कारपेंटर हैं, मेरी पुरानी व्हीलचेयर इन्हीं ने बनाई थी। मैं पेजेस पलटता रहा। हर ड्राइंग में कोई ना कोई था जिसने उसकी जिंदगी को थोड़ा छुआ था। ये कोई स्केचबुक नहीं थी, ये उसकी एक क्यूट और वार्म डायरी थी। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने फ़ोन निकाला और ऑनलाइन कार्टून पोर्ट्रेट की प्राइसेस देखी। एक पोर्ट्रेट पर 30 से 50 रुपए मिलते थे। कम था, लेकिन उसके लिए काफ़ी था। मैंने एक क्यू स्टाइल फोटो दिखाई। क्या तुम ऐसा बना सकती हो? उसने धीरे से हाँ कहा। लेकिन सिर्फ पेपर पर काम नहीं चलेगा, डिजिटल ड्राइंग टैबलेट चाहिए प्रैक्टिस के लिए। मैंने चेक किया, बेसिक टैबलेट 100 रुपए के आसपास मिलता था, जो मैं अफोर्ड कर सकता था। घर पर एक पुराना लैपटॉप भी था, वो काम आ जाता। बस एक टेंशन थी कि उसके पास फ़ोन है या नहीं। उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला और जो देखा उससे मेरा दिल डूब गया। एक पुराना सा कीपैड फ़ोन। ये चलेगा? फ़ोन की प्रॉब्लम बाद में सोचेंगे। अभी तो जिसके पास खाने के पैसे नहीं, उसके लिए इतना इन्वेस्ट करना बड़ी बात थी। और ये भी गारंटी नहीं थी कि ऑर्डर्स मिलेंगे या नहीं। सच में उस मोमेंट में छोड़ने का मन किया, लेकिन उसकी आंखों में जो उम्मीद थी वो देखकर मन बदल गया। जो होगा देखा जाएगा। तभी याद आया कि पापा मामा के नाम पर एक किराए का घर था। आधा महीना बचा था, लेकिन 3,000 का डिपॉजिट वापस मिल सकता था। कल कम्युनिटी सेंटर जाकर उसके बेनिफिट्स के बारे में भी पता करना था। खुद एक नई जॉब ढूंढनी थी। सब मिलाकर 1-2 महीने निकल सकते थे। बाकी उस लड़की की मेहनत पर था। क्या तुम ड्राइंग से कमाना चाहोगी? उसका जवाब हाँ था, और मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ। घर जाने के लिए मुड़ा तो फिर कमीज पकड़ ली। कल आओगे ना? आऊंगा। उसकी मासूमियत पर हंसी भी आई। राहत भी हुई कि कम से कम रात रुकने को नहीं बोला। नाम? शाठियान। तुम्हारा? ट्यूशी। अगले दिन सुबह मैंने लैंडलॉर्ड को कॉल किया। शायद उन्हें माँ बाप की बात पता थी, उन्होंने डिपॉजिट के साथ बचे हुए किराए के पैसे भी लौटा दिए। फिर कमर्शियल एरिया में गया। 3,000 की सैलरी वाली प्रिंटिंग शॉप की जॉब मिल गई।
काम निपटाते निपटाते दोपहर हो गई। तब याद आया, घर पर एक भूखा मशरूम इंतजार कर रहा है। भागते हुए उसके घर पहुंचा, लिफ्ट से निकला तो जलने की बदबू आई। कुछ गड़बड़ लगा तो मैं भागते हुए ऊपर गया और जोर जोर से दरवाजा पीटा। थोड़ी देर में दरवाज़ा अंदर से खुला और काला धुआं बाहर निकला। सामने व्हीलचेयर वाली मशरूम खांस रही थी, आंखें इधर उधर घुमा रही थी, जैसे कोई बच्चा गलती पकड़े जाने पर करता है। वो, तुम आ गए। उसे ठीक देख मुझे राहत और गुस्सा दोनों आए। मैं किचन में भागा और जल रहे चावल कुकर को बंद किया। ढक्कन खोला तो अंदर एक बूंद पानी नहीं था, नीचे तक काला कोयला हो गया था। मैंने मुड़कर उस भागने की कोशिश कर रही मशरूम को पकड़ा। बताओ ये कैसे हुआ? बस खाना बनाने की कोशिश की, फिर डर गई कि ठीक नहीं बना, सोचती रही और भूल गई। मैं गुस्से से दांत पीसने लगा। अगर मैं थोड़ा देर से आता तो पता नहीं क्या होता। क्यों शू, अगर तुमने दोबारा खाना बनाया तो मैं तुम्हें ही पका दूंगा। उसका मुंह बन गया, लेकिन मेरा गुस्सा भी उड़ गया। चलो बाहर घूमो, खाना बन जाएगा तो बुलाऊंगा। क्यूशू ने मुंह बनाते हुए व्हीलचेयर मोड़ी और किचन से निकल गई। हम अभी तो बस मिले हैं, ये ठीक नहीं लगता। अरे दिमाग कहाँ है तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी कार्ड लेकर चलो, तुम्हारा बेनिफिट कहाँ जा रहा है वो पता करना है। मैं उसे घूरता रहा। क्यूशू को तब समझ आया कि उसने गलत समझा था। माहौल काफ़ी ऑकवर्ड हो गया। मैं बाहर जाकर खड़ा हो गया, खुद भी नहीं जानता था क्यों भाग रहा था। ये लड़की बच्चे जैसी है लेकिन हिंट समझ लेती है, फिर भी बहुत सी कॉमन सेंस नहीं है। शायद बस एक सिंपल और इनोसेंट लड़की है, ये सोचकर मैं थोड़ा सिहर गया। तभी क्यूशू ने धीरे से दरवाजे से झांक कर देखा। मुझे देखकर उसने राहत की सांस ली। जल्दी आओ। और क्या देख रहे हो? देर हो गई तो क्यों लग जाएगी? अगर थक गया तो तुम्हें वहीं छोड़ दूंगा और खुद व्हीलचेयर पर बैठ जाऊंगा। ते तुम बुरे हो? क्यूशू डर गई, दोनों हाथों से व्हीलचेयर धकेलने लगी। ये देखकर मुझे हंसी आ गई। नीचे पहुंचे तो जांग दादी ने मुझे रोक लिया। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे किसी बुरे आदमी को पहचान रही हो। जब पता चला कि कल मैंने ही क्यूशू को बचाया था तो उनकी आंखें थोड़ी नरम हुई। लड़के गरीब हो लेकिन शक्ल से सीधे लगते हो। बस इस बच्ची की नानी अचानक चली गई और मुझसे भी अब ज्यादा नहीं होता, ये कहकर उन्होंने क्यूशू की तरफ एक मीनिंगफुल नजर डाली। मैंने जल्दी से टॉपिक बदला। दादी, क्यूशू का डिसेबिलिटी बेनिफिट कहाँ जाता है बताएं? वो भी नहीं जानती थी। क्यूशू, नानी के अकाउंट का पासवर्ड याद है? उसने सिर हिला दिया। मुश्किल था तो मैं सोचा बैंक में नया कार्ड बनवाते हैं और सीधे उसी में बेनिफिट ट्रांसफर करवा देते हैं। बैंक की तरफ चलते हुए क्यूशू बार बार मुड़कर मुझे देखती रही। आखिरकार हिम्मत करके बोली, क्या मेरा खुद का पासबुक होगा? पासबुक नहीं, वो कुछ कहना चाहती थी। मैं उसे थोड़ा चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाया। लेकिन अच्छी बात यह है बैंक कार्ड मिलेगा, पासबुक से ज़्यादा इजी है। बैंक कार्ड महंगा होता है? नहीं, बस 10 रुपए। इतना महंगा? ये तो मेरे पूरे हफ्ते की पॉकेट मनी है। ये कब की पॉकेट मनी है? मिडिल स्कूल की। मैंने एक लंबी सांस ली। मन में तरस आया। चिंता मत करो, मैं कोशिश करूंगा तुम्हें कमाल सिखाने की, कई गुना ज्यादा। सच में? ह्यूशू ने भोली नजरों से देखा। उसे नंबर्स का कोई आइडिया नहीं था, बस मेरी बात पर भरोसा था। बैंक पहुंचकर उसकी सोशल एंग्जाइटी फिर स्टार्ट हो गई। जब काउंटर पर स्टाफ ने पूछा कि क्या काम है, वो हकलाने लगी और मेरी कमीज खींचने लगी जैसे जीवन रेखा पकड़ी हो। मैंने उसे इशारा किया कि डॉक्यूमेंट्स खिड़की से दे दो। उसने पूरा बैग ही घुसा दिया। स्टाफ भी हैरान रह गई, लेकिन आखिर में बैंक कार्ड बन गया और साथ में नेट बैंकिंग भी। अब उसे हर बार पैसे निकालने के लिए नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। सिविल अफेयर्स ऑफिस जाते हुए क्यूशू कार्ड को हाथ में पकड़े बार बार देख रही थी, खुश होकर बड़बड़ा रही थी। मैंने छेड़ा, सिर्फ एक कार्ड है, इतना खुश होने की क्या जरूरत है? कोई तुम्हें बच्ची समझकर बहका ना ले। तुम गलत बोल रहे हो, मैं बच्ची नहीं हूँ। बस तुम ही मुझे बच्ची बोलते हो, तुम ही बुरे हो। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि आसपास के लोग मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मैंने झटपट उसके सिर पर हाथ रखा ताकि वो और कुछ न बोले। हाथ लगाते ही वो चुप हो गई। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने माफी मांगी, लेकिन क्यूशू ने खुद को ही ब्लेम किया। नहीं, मेरी गलती है, मैं बहुत खुश हो गई थी। मन में हुआ, काश मैं अपना हाथ काट लेता। वो इतनी क्यूट थी कि मैं रुक नहीं पाया। मैंने अटपटे से एक्सप्लेन करना शुरू किया, सोचा काम चल जाएगा। लेकिन क्यूशू ने कुछ सेकंड सोचकर पूछा, तो तुमने मेरा सिर क्यों छुआ? मैं एकदम से स्टक हो गया, लेकिन उसका चेहरा देखकर झूठ नहीं बोल सका। लगा तुम किसी क्यूट जानवर जैसी हो, तो रुक नहीं पाया। मैंने दूसरी तरफ मुंह करके चुपके से उसकी रिएक्शन देखी। उसने बस एक आवाज़ निकाली और मुंह फेर लिया। मुझे लगा वो तारीफ सुनकर खुश हुई। थोड़ी देर में सिविल अफेयर्स ऑफिस आ गया। क्यू बहुत लंबी थी। क्यूशू ने आसपास देखा, खुश कपल्स नजर आए। उसने क्यूरियस होकर पूछा, ये सब शादी करने आए हैं? हाँ शायद। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, डर था कि उसे कुछ नया सिखा दूंगा। लेकिन क्यूशू ने खुद दूर खड़े एक उदास कपल की तरफ इशारा किया। और वो शायद डिवोर्स के लिए आए हों या कोई और काम हो, जाकर पूछें। पूछना है तो तुम जाओ। बस इतना सुनते ही वो सिकुड़ गई। तुम इतना सब जानते हो, जरूर कई बार शादी की होगी। बकवास मत करो, मेरी कभी शादी नहीं हुई, यहाँ भी पहली बार आया हूँ। तो क्या मेरी शादी होगी? उसकी आंखों में थोड़ी उम्मीद आई, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ गई। लेकिन कोई मुझे चूज करेगा, ये सुनकर मन में एक अजीब सा गुस्सा उठा। ये बात किसने कही? माम ने। कहती थी मेरे जैसी लड़की की शादी हो जाए, यही बहुत है। मुझे भी लगता है वो सही थी। अगर कोई सच में मुझे चूज करे तो मुझे बस यही काफ़ी है।
उसकी आवाज़ धीमी होती गई। नीचे अपनी व्हीलचेयर को कसकर पकड़े बैठी रही। मैं झुककर बोला, बेकार मत सोचो, तुम बहुत अच्छे हो, इतनी अच्छी कि दूसरे खुद शर्मिंदा हो। सच में देखो, अभी मैं भी शर्मिंदा हूं, इसीलिए तुम्हारी तरफ नहीं देखा। मैंने नजरें चुराई। क्यूशू ने थोड़ा सोचकर कहा, मुझे लगा तुम मुझे देखना पसंद नहीं करते। ना पसंद नहीं, ये कहना दिल से झूठ होता। और हाँ कहूं तो बात किसी और डायरेक्शन में जाती। मैं फंस गया। अच्छा हुआ क्यूशू ने टॉपिक बदला, लेकिन रुकी नहीं। क्या मेरी भी डिवोर्स होगी? वो दोनों बहुत दुखी लग रहे हैं, जैसे पापा मामा झगड़ते थे। मुझे नहीं पता था क्या जवाब दूं। सच में मेरा खुद का ब्रेकअप अभी ताज़ा था। इन सवालों का जवाब देने की मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। अपनी बर्बाद जिंदगी याद करके मन थोड़ा उदास हो गया। तभी एक छोटी सी हाथ ने मुझे छुआ। उदास मत हो, तुम्हारे हाथ बड़े हैं, इतने बड़े कि मेरा पूरा सिर ढक जाए। बिल्कुल बचपन में दादाजी के हाथ जैसे। दादाजी अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम भी अच्छे हो। मुझे हंसी आ गई। इस लड़की का लॉजिक कहाँ से आता है? बड़े हाथ और अच्छे इंसान का क्या कनेक्शन है? लेकिन मानना पड़ेगा, क्यूशो से मिलने के बाद से मूड सच में थोड़ा बेटर रहने लगा। थोड़ी देर में हमारा नंबर आ गया। इस बार मैंने क्यूशो का वेट नहीं किया और खुद बोल दिया, एक्सक्यूज मी, हमें इनके बेनिफिट के बारे में पूछना है और पेमेंट अकाउंट चेंज करना है। स्टाफ ने डॉक्यूमेंट्स मांगे। क्यूशो ने इस बार थोड़े कम हड़बड़ाते हुए डॉक्यूमेंट्स निकाले, लेकिन जब स्टाफ ने पूछा कि अकाउंट क्यों चेंज करना है, क्यूशो फिर फ्रीज हो गई। उसने मेरी तरफ देखा, खुद बोलना चाहती थी लेकिन डर के मारे शब्द नहीं निकले। मैं समझ गया और बोल दिया, इनकी नानी हाल ही में गुजरी है, तो प्लीज़ प्रूफ दिखाइए और ये फॉर्म फिल करके साइन कर दीजिए। क्यूशो ने चैन की सांस ली और फॉर्म भरने लगी। लेकिन तभी स्टाफ ने पूछा, आप दोनों कपल हैं? चाहे तो मैरिज रजिस्टर भी करवा लें, अभी चावल और ऑयल का ऑफर भी है, साथ में एक थाली और अंडे भी मिलेंगे। मुझे याद आया, ये सिविल अफेयर्स ऑफिस है। मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि हम दोस्त हैं। साथ में क्यूशो की तरफ देखा। वो पूरी तरह लाल हो गई थी। अगर मैंने एक सेकंड और देर की तो उसकी पेन कहीं भी जाती। जाते वक्त स्टाफ से पूछा तो पता चला बेनिफिट 2 दिन बाद आएगा। थोड़ी राहत मिली। 1 महीने में 1,350 रुपये का बेनिफिट और मेरी 3,000 की सैलरी। इस महीने कम से कम भूखा नहीं रहेगा। लेकिन सिविल अफेयर्स ऑफिस से निकलकर देखा कि क्यूशू अभी भी शादी वाले टॉपिक पर ही थी। नानी कहती थी, शादी के बाद कोई हमेशा साथ रहता है, हम साथ खुश होंगे, और जब मैं गिरूंगी तो वो फूंक मारेंगे और मेरी कमियां भी एक्सेप्ट करेंगे। उसकी आंखों में एक सपना था। मुझे समझ आया, ये लड़की शादी नहीं, बस साथ चाहती है। कोई टाइप है तुम्हारा? कोई भी ढूंढ लोगी क्या जिसे पसंद न करती हो? ये तो सोचा नहीं। लेकिन नानी कहती थी, जो पसंद आए उसे घर ले आओ, कुकिंग से दिल जीत लो। घर का ये लॉजिक सुनकर मैं थोड़ा हंसा और थोड़ा डरा भी। क्यू शू की कुकिंग की याद आते ही उस बेचारे इंसान के लिए मन में दुआ निकली। और क्यू शू भी मेरी एक्सप्रेशन देखकर थोड़ी लो हो गई, लेकिन फिर भी बोली, मैं ज़रूर अच्छा खाना बनाऊंगी। हाँ हाँ, मानता हूँ, वरना उसे पकड़कर मेरे लिए खाना बनवाऊंगा। ये सुनकर मुझे खुद क्यू शू से पहली मुलाकात याद आई। ये तो जैसे मुझे ही पॉइंट कर रहा था, लेकिन ये लड़की इतनी इनोसेंट है कि कोई प्लान नहीं लगता। मैंने टेस्ट करते हुए कहा, ये तो जबरदस्ती जैसा हुआ। क्यूशू ने सोचकर हाँ कर दी। तुम्हें पता है इसका मतलब? मेरी दादी ने बताया था। मतलब है, किसी अच्छे लड़के को पकड़कर घर ले आओ और खाना खिलाओ। उस दादी ने ये लड़की को क्या क्या सिखाया है। क्यूशू के कान लाल हो रहे थे। मुझे समझ आया मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्यूशू सच में समझ आई ये बात। मुझे पता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, जो समझना चाहिए वो समझती हूँ। उसने सिर और झुका लिया, लेकिन बोलती रही, मुझे पता है कल तुम्हें घर लाना ठीक नहीं था, लेकिन उस वक्त तुम भी मेरे जैसे लग रहे थे। मुझे लगा तुम्हें भी किसी की ज़रूरत है। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। बहुत देर तक व्हीलचेयर धकेलता रहा। तो इस लड़की को शुरू से पता था कि खतरा हो सकता था, लेकिन मैं बस चाहती थी कोई साथ हो। क्यू शो की ये बात सुनकर मन में वही पुराना दर्द उठा जो मुझे भी था, लेकिन गुस्सा और ज्यादा आया। किसने बताया कि साथ के लिए ऐसे करते हैं? अगर कोई और होता तो क्या होता, सोचा? लेकिन तुम वैसे नहीं थे। मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैं खुद टूटा हुआ था। मुफ्त में मिली चीज़ की कोई कदर नहीं करता, लोग बस फ़ायदा उठाते हैं। सॉरी, लेकिन तुम अच्छे इंसान हो। क्यों शोर हो रही थी, डांट खा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे गुड पर्सन कार्ड दे रही थी। मुझे गुस्से में हंसी आ गई। तो मैंने सीधे पूछा, तो तुम सच में मुझे पकड़ना चाहती थी? शुरू में नहीं, बस साथ चाहिए था। फिर जब लगा तुम अच्छे हो और फिर सिविल अफेयर्स ऑफिस आए, तब समझ आया ये भी एक रास्ता हो सकता है। सॉरी, मैं बहुत जल्दी कर रही थी। ये कहकर क्यू शू चुप हो गई। मुझे समझ आया, ये लड़की भले सब जानती है, लेकिन इसकी सोच गड़बड़ा गई है। वो शादी को साथ पाने का जरिया समझ रही है, इसलिए नहीं कि वो किसी को पसंद करती है। मन में थोड़ी हलचल थी, लेकिन एक ऐसी लड़की का फायदा उठाना जो अभी इतनी कमजोर है, मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने उसकी ठुड्डी उठाई, आंखों में आंखें डालकर पूछा, सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तुम्हें अभी तक ये भी नहीं पता कि किसी को पसंद करते हो या नहीं, और शादी करना चाहती हो? ये बेतुका नहीं लगता? क्यूशु का मुंह कांपने लगा, रोने वाली थी। मुझे लगा थोड़ा ज्यादा कह दिया। मैंने सिर खुजाया। मैंने वादा किया था ना कि कहीं नहीं जाऊंगा। तो डरो क्यों? पहले साथ को अलग रखो, फिर थोड़ा टाइम लो, देखो मैं तुम्हारे लायक हूं या नहीं। खुद भी सोचो तुम्हें क्या चाहिए, फिर डिसाइड करो। ये भी हो सकता है। क्यूशु की आंखें फिर चमक उठी, जैसे एक नया दरवाजा खुल गया हो। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। अरे तुम्हारे पाँव नहीं चलते, तुम मरने वाली नहीं हो।
इतना टाइम नहीं है क्या? लेकिन क्यूशू ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होता गया। क्या हुआ, बुखार है? मुझे समझ आया, मैं बहुत करीब था। मैं एक कदम पीछे हटा और माफ़ी मांगी, लेकिन क्यूशू ने हिचकिचाते हुए धीरे से कुछ ऐसा कहा जिससे मन हिल गया। अगर अगर मैं सोच लूं तो क्या तुम मुझे चूज करोगे? ये कहकर उसने अपने पाँव देखे। अंदर की इनसिक्योरिटी बाहर आने वाली थी, लेकिन अगले ही पल मैंने व्हीलचेयर तेज धकेली। चलो चलो, सब्जी लेने चलते हैं। पकड़ा है ना मुझे, तो यूज भी करो। क्यूशू ने हल्की सी आवाज़ निकाली। पीछे मुड़ना चाहती थी, फिर रुक गई। आखिर में धीरे से मुस्कुराते हुए मेरी बात दोहराई। पकड़ा है तो ये लड़की भोली होती है तो भी क्यूट लगती है। मैं रुक नहीं पाया और फिर उसके गोल सिर पर हाथ रख दिया। इस बार कोई एक्सक्यूज नहीं, बस रख दिया और इग्नोर करता रहा। फिर से सिर क्यों छुआ? छू लिया। अब क्या करोगी? वैसे तुमने मुझे पकड़ा है, मैं एक बार सिर नहीं छू सकता? क्यूशू ने ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठाई। आवाज में थोड़ी कम इनसिक्योरिटी थी। तो मैं क्यूट लगी? नहीं, ये लड़की अब इतनी जल्दी समझने लगी है। मेरे चुप रहने पर क्यूशू ने हिम्मत करके कहा, मुझे भी तुम बहुत क्यूट लगते हो। क्या मैं तुम्हारा सिर छू सकती हूँ? उसकी आंखों में उम्मीद थी। मेरा दिमाग थोड़ा रुक गया। ये लड़की इतनी डायरेक्ट कब से हो गई? और क्यूट कैसे, जब तुम गुस्सा हुए थे? तुम्हें कोई मैसोकिस्टिक टेंडेंसी तो नहीं है? डॉक्टर से मिलोगी? नहीं है, मुझे पता है तुम मेरे लिए गुस्सा हुए थे, इसीलिए डर के बावजूद क्यूट लगे, और कह रहे हो नहीं है, नहीं है। तुम जानते हो मैं सबसे कम स्मार्ट हूँ, फिर भी तुम मुझ पर हंसते हो। क्यूशू घबराई तो उसकी बोलने की कैपेबिलिटी फिर गड़बड़ा गई। आखिर में गाल फुलाकर चुप हो गई। लेकिन तभी मेरी नज़र किनारे की एक मोबाइल शॉप पे गई। मैं रुका, सोचा, फिर क्यूशू को वहीं रुकने को कहा और अंदर घुस गया। जल्दी से बाहर निकला और एक सफ़ेद बॉक्स उसकी तरफ उछाला। ये मेरे लिए? लेकिन वो जिद करके वापस करने लगी। मैं एक कदम पीछे हट गया, उसकी रीत से बाहर। क्यूशू ने व्हीलचेयर आगे बढ़ाई और मेरे पीछे आने लगी। मुझे डर था कि वो गिर न जाए, तो मैंने उसे समझाया, क्यूशू, खाना बनाने वाला पकड़ा है तो उसे फ़ोन तो देना बनता है। जब तुम भूख लगने पर कॉल करोगी तो मैं जल्दी आ सकूंगा। सोचो, रखना चाहिए या नहीं? सही है। बिल्कुल। और बाद में पैसे कमाने के लिए भी यही काम आएगा। जब पैसे आए तो वापस कर देना। बहुत समझाने के बाद क्यूशू ने फ़ोन रख लिया, लेकिन वादा किया कि पैसे कमाकर वापस करेगी। देखकर समय हो चुका था। मैंने व्हीलचेयर पकड़ी और सब्जी लेने चलने लगे। खाने का नाम सुनते ही क्यूशू खुश हो गई, लेकिन अगले ही पल कुछ याद आया और घबरा गई। तुमने फ़ोन दिया और भाग तो नहीं जाओगे? नहीं। तो कब तक रहोगे? पहले खाना खाओ, फिर पूछना। शाम जल्दी ढल रही थी। मैंने जल्दी से बात घुमाई। खाना खाकर निकल जाऊंगा, कल फिर आऊंगा। बेईमान, समझ नहीं आया। मैं उस सवाल से बचना चाहता था जो पहले छोड़ दिया था। क्या मैं उसे चूज करूंगा? दिल के अंदर जवाब था, लेकिन खुद की ऐसी हालत में कोई ठीक जवाब दे पाना मुश्किल था। गरीबी में पली इनसिक्योरिटी, वो मुझ में भी उतनी ही गहरी थी जितनी इस लड़की में। लेकिन इस पल एक तीव्र इच्छा जागी। पैसे चाहिए। खुद की जिंदगी में एक मजबूत जमीन चाहिए। लेकिन अभी यह सिर्फ एक सपना था। क्यूशू ने निराश आंखें देखीं, कुछ कहना चाहा लेकिन चुप रही। जब मैं जाने के लिए मुड़ा तब वो बोली, रुक नहीं सकते? मैं ठिठक गया। याद नहीं कितनी बार रोक चुकी है, लेकिन इस भोली सी लड़की के लिए हमेशा थोड़ा और पेशेंस आ जाता है। क्या हुआ इस बार, क्या एक्सक्यूज है? मैंने मुड़कर हल्के से पूछा। तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है ना? क्यूशू ने धीरे से कहा। सीधे देखने की हिम्मत नहीं थी। पता कैसे चला? काफी देर चुप रहा, फिर एक थकी सी सांस ली। तुम, बदबू आ रही है। क्यूशू धीरे से बड़बड़ाई। तब मुझे याद आया, कल से बारिश में भीगा हूं, कपड़े भी नहीं बदले। फिर भी मैंने जिद की। इतना सफाई पसंद इंसान किचन इतना चमका देता है। रुको, तुम जीत गई, ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा, लेकिन रहूंगा कहाँ? तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। फ्लोर पर सोना हो तो रात को उठना बैठना ऑकवर्ड होगा। और तुम सच में श्योर हो कि मेरे मन में कुछ नहीं आएगा? मेरी आवाज़ नरम हो गई। मुझे पता है तुम मुझ पर तरस खा रहे हो। हाँ। क्यूशू ने ऑनेस्टली सिर हिलाया, फिर पूछा, तो क्या तुम मान रहे हो कि तुम्हारे मन में कुछ है? मैं लगभग चौंक कर पीछे हट गया। ये लड़की इतनी जल्दी इवॉल्व हो रही है। मैंने माथा दबाया। सीधे जवाब नहीं दे सका, लेकिन मना भी नहीं किया। बस इतना करो, उन साफ आंखों से इस तरह मत घुरो और इतने इनोसेंट टोन में ऐसे सवाल मत पूछो। मुझे गिल्ट आती है। तो मैं नजरें हटा लूं? नहीं, मतलब, मैं फंस गया। सुनो, मैं मानता हूँ तुम खूबसूरत हो, सिंपल हो, कभी कभी इरिटेटिंग भी हो, लेकिन उतना ही क्यूट भी। कोई भी नॉर्मल आदमी होता तो मन में कुछ आता। मैं झुककर उसकी आंखों में देखते हुए सीरियसली बोला, इसीलिए मुझे खुद पर कंट्रोल रखना पड़ता है। समझ आई? हाँ। क्यूशू ने चुपचाप सिर हिलाया, फिर एक तरफ झुककर बोली, तो अगर मैं पहले तुम्हारे बारे में सोचने लगूं तो तुम्हें गिल्ट नहीं आएगी? मेरा दिमाग रुक गया। तभी मेरे गाल पर कुछ ठंडा और मुलायम छुआ। जब होश आया वो चेहरा तेजी से पीछे खिंच गया, पर वो चेहरा लाल हो रहा था। फिर भी वो अड़ी रही, जैसे जवाब चाहती हो। तुम। मैंने रिफ्लेक्सिवली गाल छुआ और दर्द से खड़ा हो गया। ये क्या किया? पता है क्या कर रही हो? मैं इमोशंस को साइड में रख नहीं पा रहा था। मुझे पता है, मैं बहुत कम स्मार्ट हूँ, बहुत सी बातें नहीं समझती, ये भी नहीं कि किसी को पसंद करना कैसे होता है। क्यूशू ने थोड़ा कड़वे लेकिन पक्के शब्दों में कहा, लेकिन मुझे यकीन है मैं तुम्हें पसंद करने की कोशिश जरूर करूंगी। यह, मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ से तुम्हारे लिए थोड़ी सी पसंद उधार ली है, तो एक किस में क्या प्रॉब्लम है? ये कहते ही उसने सिर झुका लिया। मेरा दिमाग जाम हो गया। बड़ी देर बाद निकला, ऐसा भी होता है? होता है। क्यूशू ने फॉर्मली सिर हिलाया। तुमने फोन उधार लिया, पैसे होने पर वापस करोगे?
तो अपने फ्यूचर सेल्फ से थोड़ी सी पसंद उधार लेना क्यों नहीं होता? ये बात मुझ पर ही पड़ी। रुको, ये कोई लॉजिक है? कोई फ्यूचर से फीलिंग्स उधार लेता है? मॉर्गेज जैसा है, क्यूशू ने धीरे से कहा। और खुद से उधार लो तो वापस भी नहीं करना। तुम्हारी ये चालाकी सिर्फ मुझ पर ही यूज होती है, दूसरों पर यूज करूं? क्यूशू ने एक तरफ सिर झुकाया। नहीं, यह मेरे मुंह से अपने आप निकल गया और मुझे तुरंत पछतावा हुआ। क्यूशू हंस पड़ी। साफ था वो प्लान करके बोली थी। तुमने इससे सीखा? जो दादी से। क्यूशू ने गर्दन सिकोड़ी। एनीवे, पकड़ा है तो खिलाना पिलाना तो होगा। अभी ये सोच ही रहा था कि पीछे से धक्का लगा। ये कब पीछे आई? वो जोर से धकेल रही थी। जाओ जल्दी नहाओ, बदबू आ रही है। वो कोशिश कर रही थी लेकिन ज्यादा ताकत नहीं थी। मैंने सिंबॉलिक तरीके से 2 कदम बढ़ाए। सच में रहना यहाँ सोच लिया। मैंने फ्यूचर से पसंद उधार ली है, इसलिए अभी मेरे मन में है। तुम्हें बर्डन नहीं होगा। यार, ये इस तरह काम नहीं करता। मेरा सिर दुखने लगा। फ्यूचर की बात कोई नहीं जानता। पता नहीं ये उधार पसंद निकली या नापसंद। हो सकता है कुछ दिनों में हम अजनबी हो जाएं। क्यूशू का सिर झुक गया। मुझे एहसास हुआ मैंने उसकी कमजोर जगह छू ली। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहता, क्यूशू ने खुद कहा, तो प्रूफ कैसे करूं? एक और किस? तुम्हें आदत लग रही है। मैं लगभग टूट गया, हाथ ऊपर उठाए। ठीक है, मान लिया, चलो। क्यूशू ने जोर से सिर हिलाया। थोड़ी नाराजगी भी थी, लेकिन वो समझती भी है। तो यहां रहो जब तक कोई घर न मिल जाए। रहना है कहीं। वो आंखें लगाकर देखने लगी। एक रीजन दो, ऐसा रीजन जो मुझे कन्विंस करे। मैंने गहरी सांस ली। क्यूशू काफी देर सोचती रही, फिर धीमे से बोली, मैं नहीं चाहती कोई तुम्हें ले जाए। तुमने ये निकाल ही लिया। मैंने मुश्किल से एक शब्द निकाला, ठीक है। सच में? क्यूशू ने बड़ी आंखों से देखा। मैंने नहीं देखा। कॉर में रखा बैग उठाया और बाथरूम में घुस गया। दरवाजा बंद हुआ, पानी चला और मेरी चीख भी। ठंडा पानी। 10 मिनट बाद साफ कपड़ों में बाहर आया। फ्लोर पर व्हीलचेयर के निशान साफ थे। क्यूशू व्हीलचेयर से उतरकर जमीन पर बैठी थी चुपचाप। फ्लोर साफ कर दिया। और व्हीलचेयर से नीचे क्यों आई? क्यूशू ने ऊपर देखा। नीचे आई तो तुम्हारे पास रह सकती हूँ। एक पल के लिए दिल रुका। ये लड़की बहुत डायरेक्ट है, जीने नहीं देती। मैंने जबरदस्ती ब्लैंक फेस बनाए फोन का बॉक्स उठाया जो अभी तक बंद था। बस ऐसे ही बैठी रही। हाँ, क्यों? उसे कोई इशू नहीं लग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था उसकी रोज की जिंदगी कितनी अकेली होगी। मैंने बगल में बैठी उस छोटी सी लड़की को देखा। खुद को बिजी नहीं रखोगी? मन में तुम हो इसलिए बोरिंग नहीं लगा। क्यूशू ने मुझे देखकर कहा। उसकी चमकती आंखें सीधे मेरी तरफ थीं। मन में कुछ उठा। मैंने जल्दी से टॉपिक बदला। इसीलिए फोन सीखना जरूरी है। अभी तुम इतना इमेजिन कर रही हो, फोन होगा तो और भी बेहतर होगा। सच में? हाँ बिल्कुल। मैंने फोन बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया। क्यूशू ने उसे पलट पलट कर देखा। नाखून से खुरचा। कुछ नहीं हुआ तो सीधे मुंह लगा ली। की से खोलो। ओह। क्यूशू ने ओबीडियंटली चाबी निकाली। बॉक्स खुला। एक चमकदार काली स्क्रीन अंदर रखी थी। उसने बड़े ध्यान से उठाया। आंखें और चमकने लगी। पसंद आया? मैंने उसे देखा। अपने आप मुस्कुराहट आ गई। पसंद आया। क्यूशू ने झूमते हुए ऊपर देखा। वो बड़ी बड़ी आंखें सीधे मुझ पर टिकी थी। तो जल्दी से ऑन करो। मैंने नजर हटाई। दिल की धड़कन जरा तेज हो गई। ये लड़की हमेशा सबसे बड़ा अटैक सबसे आम मोमेंट में करती है। इतने पास से कोई पसंद बोले तो असर होता ही है। अच्छा हुआ स्मार्टफोन की सेटअप आसान थी। क्यूशू ने थोड़ी ही देर में बेसिक चीजें सीख ली। लगता है सीख गई। वो खुशी से मेरी तरफ देखने लगी। चेहरे पर लिखा था, तारीफ करो, अच्छा है, काफी स्मार्ट हो। मैंने बिना सोचे तारीफ की और उसके गोल सिर पर हाथ फेर दिया। क्यूशू चुप रही, जैसे इस आदत की आदी भी हो गई हो, और हैरान भी। जब तक मैंने हाथ नहीं हटाया वो उसी पोजीशन में बैठी रही। मैं क्यूट कहाँ से हूँ? अब भी इस लड़की की डायरेक्ट क्वेश्चंस की आदत नहीं पड़ी। और वो करती कैसे है? इतना क्यूट चेहरा लेकर इतने डेंजरस सवाल पूछती है। मेरी एस्केप इंस्टिंक्ट फिर काम करने लगी। क्यूट हो इसीलिए कि चावल कुकर जला दिया। क्यूशू ने यह बात मन में दोहराई और खुद को समझाया, तुम्हें क्यूट लगती हूँ। वो मुस्कुराने लगी। बस हंसते मत रहो, जल्दी से कांटेक्ट ऐड करो, फिर सो जाओ। मैंने जल्दी से फोन निकाला। क्यू क्यू है या व्हाट्सएप? क्यूशू आसानी से भटक गई। तुम्हें यह भी पता है मैं अटक गया? सच में? इतने अकेले रहने के बावजूद इसे पता है। ये अनयूजुअल नहीं है। छोटे फोन में क्यू क्यू था? उसने वो पुराना फोन दिखाया। मैंने स्क्रीन देखी। वो ऐप तो बंद हो चुकी थी। लेकिन आईडी देखा तो रुक गया। क्यूशू को खाना बनाना नहीं आता। क्यूशू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। फोन खींचकर छुपा लिया। वो वो पुरानी बात है, मुझे अंडे तो बनाने आते हैं। क्यूशू एक्साइटमेंट में जमीन पर हाथ मारकर थोड़ा खिसकी, लेकिन बैलेंस बिगड़ा और सीधे मेरी गोद में गिर गई। देखो, इतना बड़बड़ाया गिर गई। मेरी आवाज रुक गई। हाथ हवा में था, कहाँ रखूं समझ नहीं आया। और ये लड़की गिरने के बाद बिल्कुल हिली नहीं, बस मेरी गोद में मुंह छुपाए बैठी रही। जब पाँव सुन्न हो गया तब मैंने कहा, कब तक ऐसे रहोगी? सोना है तो अपने रूम में जाओ। मेरी आवाज थोड़ी बदल गई थी। ताकत नहीं है, उठा दो। क्यूशू ने धीरे से कहा, खुद उठो। मैंने जबरदस्ती स्ट्रिक्ट बनने की कोशिश की, लेकिन लग रहा था ये लड़की जानबूझकर कर रही है, तो यहीं सो जाती हूँ। अरे बेईमानी मत करो, मुझसे ज्यादा नहीं सहा गया। मैं दांत पीसते हुए झुका। क्यूशू ने चुपके से दोनों हाथ ऊपर किए। मैं टूट गया। सिर खुजाया और धीरे से उसे प्रिंसेस कैरी में उठाया। यह नकली बेहोश छोटी बच्ची बहुत हल्की थी। जैसे ही मेरी गर्दन पर उसके हाथ आए, मैं बड़बड़ाया, तुम्हारी सारी चालाकी मुझ पर ही लगती है।
मुझे परवाह नहीं, क्यूशू और सिकुड़ गई, चेहरा मेरी छाती में छुपा लिया। किस किया, हक किया, आप जा नहीं सकते, वरना रूंगी। मन थोड़ा हिला, एक लंबी सांस ली, कहा ना नहीं जाऊंगा। लाइट बंद की, दरवाज़ा बंद हुआ। अंदर से एक पतली सी रोशनी दिखी। गुड नाइट शात्यान। बस आवाज़ से ही उसके हंसी का अंदाज़ा लग रहा था। गुड नाइट, मैंने खाली हवा में जवाब दिया और व्हीलचेयर के पास बैठ गया। कॉन्टैक्ट ऐड नहीं हो पाया था। पता चला उसके फ़ोन में बस 2 पैसे बचे थे। कोई प्लान नहीं, कल ब्रॉडबैंड लगवाते हैं। मैंने छत को देखते हुए सोचा। बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। असल में यहाँ लेटकर एहसास हुआ कि इस लड़की की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। नहाते वक्त पता चला कि गीज़र भी नहीं है। सर्दी में कैसे काम चलेगी। एसी तो दूर की बात, एक पुराना सा पंखा कोने में पड़ा था। बहुत देर करवटें बदली, बाहर कुछ सिगरेट्स पिए, तब जाकर आंख लगी। सुबह किसी ने जगा दिया जैसे। नींद से उठा, घड़ी देखी, 6 बज रहे थे। चारों तरफ देखा, याद आया कि कहाँ हूँ। चुपचाप खाना बनाया, सब्जी बनाई, तैयार हुआ और निकलने लगा। लेकिन दरवाजे का हैंडल पकड़ते ही मन में कुछ खालीपन आया। पीछे उस कमरे के दरवाजे को देखा, खालीपन थोड़ा कम हुआ। कुछ भूल रहा था। जल्दी से स्टिकी नोट्स पर लिखा, भागा नहीं हो, खाना चूल्हे पर है, सब्जी भी 2 वक्त का खाना होगा। चुपके से दरवाजे पर लगाया, सोचा शायद काफ़ी नहीं, और नोट्स लिखे सबसे दिखने वाली जगह पर लगाए। तब जाकर तसल्ली हुई। निकलते ही ब्रॉडबैंड वाले को कॉल किया, शाम का टाइम फिक्स किया। फिर उस शॉप की तरफ गया जो कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लगती थी। सुबह 8 बजे शटर बंद था। मैं सोच में पड़ गया, बंद हो गई क्या। करीब 1 घंटे बाद एक आवाज़ आई, अंकल इतनी सुबह यहाँ मेडिटेशन कर रहे हो। लिन ले दूर से नाश्ता ले खुशी खुशी चिल्लाई, बॉस आप कितने बजे खोलते हो। 10 बजे, 1 घंटे पहले आए काफ़ी है। मेरे मन में एक घुटन सी थी। चलो नाश्ता करते हैं। लिन ने हाथ हिलाया, फिर नीचे सिगरेट के टुकड़े देखे। अंकल 1 घंटे में आधा पैक, कैंसर नहीं डरता। अंदर चलो। मैंने चुपचाप टुकड़े जूते से दबाए। खाना खाने के बाद बॉस ने डायरेक्टली मुझे गेम खेलना शुरू कर दिया। 2 दिन हो गए, कोई काम नहीं हुआ। ये बेकार फीलिंग मुझे बेचैन कर रही थी। बॉस कुछ रियल काम करें, वरना मुझे गिल्ट हो रही है। काम? कैसा काम? गिल्टी क्यों? मुझे एक्सप्लेन नहीं आया, बस बोला, लग रहा है एम्प्लॉय की तरह कोई वैल्यू नहीं दे रहा, जॉब जाएगी तो। उसने हाथ हिलाया और अटेंशन इकोनॉमी, इमोशनल वैल्यू जैसी बातें समझाने लगा। फिर डायरेक्टली फ़ोन निकाला और 3,000 ट्रांसफ़र कर दिए। बस पैसों की चिंता थी ना, ये महीने की सैलरी। लिन ने फ़ोन रख दिया। मैं काफ़ी देर सोचता रहा, ये मुझे ही क्यों, सस्ते में मिलते हो और थोड़े इनोसेंट भी हो। लिन की आंखें चमकी। वैसे तुम ग्रूमिंग टाइप हो, इंटरेस्टिंग। आने वाले दिनों में लिन लो मुझे कपड़े दिलाने ले गई, बाल कटवाए, एक घिसे पिटे से आदमी को ढंग का बना दिया। कमर्शियल एरिया में एक दिन अचानक एक्स गर्लफ्रेंड सू यू मिल गई। उसे लगा मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। ऑकवर्ड होने लगा। तभी लिन ले ने आइसक्रीम लिए एंट्री मारी और डायरेक्टली बोली, ओहो एक्स है, फिर भी ओरिजिनल क्वीन बनने का एक्ट। उसने आइसक्रीम मेरे मुंह में ठूंस दिया, रख मारी, ये मेरा मूडी वाला छोटा कुत्ता है। सुयू कुछ नहीं बोल पाई और झल्लाते हुए चली गई। थैंक्स, मैंने ऑकवर्डली सिर खुजाया। यार भाई है। लिन ने हाथ हिलाया, फिर करीब आई। बट सीरियसली तुम्हारा टेस्ट भी कमाल है, उसे चूज किया। मैंने सर पकड़ लिया। खैर शॉप पर लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। प्रिंटर आने पर सही से काम शुरू होगा। काम का नाम सुनते ही मैं एनर्जेटिक हो गया। लेकिन तभी मन में उस लड़की का ख्याल आया। खाना खाया होगा, बोर तो नहीं हो रही, अकेले बाहर तो नहीं निकल गई। मन भटकते हुए मुझे एहसास हुआ कि उसके साथ रहते वक्त टाइम जल्दी गुजरता है। यह सोचकर अजीब सा लगा और मन में कुछ भागने की ख्वाहिश उठी। काम के बाद सीधे घर नहीं गया, पहले पुराने किराए के घर गए। कपड़े, टॉयलेटरीज और पुराना लैपटॉप उठाया, सामान लेकर बिल्डिंग में पहुंचा। दूर से जो दादी हाथ हिला रही थी, बेटा आ गए। मैंने हाँ कहा, लेकिन उन्हें देखकर थोड़ी बेचैनी होती है। बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंचा तो रुक गया। एक जानी पहचानी गोल सी सिर कॉरिडोर से झांक रही थी। मुझे देखकर बच्चों की तरह छुप गई। मैंने इग्नोर किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ा। कॉर्नर के पास एक छोटा सा हाथ निकला और मेरे हाथ पर आ गया। अरे तुम नीचे कैसे आई? मैंने सरप्राइज होने का नाटक किया। जो दादी ने देखा, क्यूशू हकलाते हुए लाल होती गई। जब मर्द घर आए और बीवी दरवाजे पर मिले तो अच्छा लगता है। मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ने अब नया लेवल अनलॉक कर लिया। तुम खुश नहीं हो? मेरी चुप्पी देखकर क्यूशू ने डरते हुए देखा। खुश हूँ। मुझे एहसास हुआ। मैं मुस्कुरा रहा था, नजरें हटाई। तो क्या मैं बीवी हूँ? मैंने माथा थपथपाया। बिल्कुल। इसने खुश होने और बीवी को एक कर लिया, यह लॉजिक किसने दिया? और अकेले नीचे क्यों आई? गिरती तो। मैं उसके गाल दबाने लगा। क्यूशू ने एक बात में मेरा गुस्सा ठंडा कर दिया। तुम मेरी चिंता कर रहे थे? हाँ बिल्कुल कर रहा था। मैंने रेयर ऑनेस्टी दिखाई। वो स्टेयर्स पर कोई रेलिंग नहीं है, कुछ हो जाता तो मुझे बहुत बुरा लगता। सॉरी। क्यूशू ने सिर झुका लिया। माफ़ी की ज़रूरत नहीं, मैं जल्दी से कोई सेफ्टी सोल्यूशन ढूंढूंगा। तब तक वेट करोगी? क्यूशू ने जोर से हाँ किया। बस तुम याद आ रहे थे। मैंने रिफ्लेक्सिवली आंखें ढक लीं। यह लड़की कहती है समझ नहीं आता पसंद करना, लेकिन हर बात दिल की गहराई में जाकर लगती है। मुझे भी तुम याद आई।
मैंने जितना हो सके हल्के टोन में कहा, खुद भी हैरान हो गया। सच में? क्यों शू चमक उठी। घर चलो, खाना खाया। मैंने टॉपिक बदला। हाँ। उसने अपना छोटा सा पेट थपथपाया। लिफ्ट में जाते हुए मन उड़ रहा था। ब्रॉडबैंड वाले को कॉल करना था, लेकिन लिफ्ट में क्यू शू ने पूछा, हम अभी कपल हैं? मेरी टेम्पल में खिंचाव हुआ। जो बात गले में घूम रही थी निकली तो बस पता नहीं। तो कपल कैसे होते हैं? साथ खाना खाना, साथ चिपके रहना, और थोड़ी किस हग वगैरह। ये कहकर खुद पर थप्पड़ मारने का मन किया, क्योंकि यह सब तो लगभग हो ही चुका था। क्यू शू और ज्यादा सोचने लगी तो मैंने जल्दी कहा, लेकिन सबसे जरूरी है एक दूसरे को पसंद करना। क्यू शू फिर थोड़ी मायूस हुई। तो तुम मुझे कब पसंद करोगे? ऐसा सवाल पूछते हो जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता। तुम्हें खुद नहीं पता अपने बारे में, और मुझसे पूछ रही हो। लिफ्ट से निकलते ही क्यूशू ने मुंह बनाया। मैं फ्यूचर से बोरो कर सकती हूँ, तुम भी कर लो। ये कोई हुआ बे है क्या? अंदर जाओ, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। दरवाज़ा बंद हुआ। मेरी एक उंगली भी कांप रही थी। कहाँ गड़बड़ हुई? लेकिन सच पूछो तो मुझे लगने लगा था मैं उसे पसंद करता हूँ, लेकिन क्या मैं उसके लायक हूँ? ये सवाल उठा तो जेब में पड़े 3,000 रुपयों ने अजीब सी हिम्मत दी। हालांकि सोचा, पहले भी कुछ हजार में रिलेशनशिप चल जाती थी। इतना सोचना बंद। मेरे मन ने एक यू टर्न लिया। किस हो गई, हग हो गई, अब कहाँ जाएगी? जो होगा देखा जाएगा। बजाय इन उलझनों में डूबे रहने के, जिंदगी बेहतर बनाने पर फोकस करना ज्यादा जरूरी था। हालात पहले से बाहर जा चुके थे, और एक लड़की इतनी हिम्मत दिखा रही है तो मैं कायर कैसे रहूं? रास्ते में ब्रॉडबैंड वाले को कॉल कर दिया। ब्रॉडबैंड लगने के बाद क्यू शू डर के मारे रूम में छुप गई। वर्कर के जाने के बाद ही धीरे से निकली। जब मुझे पकड़ा था तब ये डर कहाँ था? वो अलग था। क्या अलग? तुम अच्छे लगते हो देखने में भी। आज भी ये लड़की बेतुकी बात करते करते कॉम्प्लीमेंट दे देती है। वाईफाई कनेक्ट हो गया, चैट्स डाउनलोड करो। क्यों क्यों खुलते ही मैसेजेस की बाढ़ आ गई। कई साल पुराने मैसेजेस थे। आखिरी मैसेज आधे महीने पहले का था। मैंने स्क्रॉल किया। क्यूशू की उंगली स्क्रीन पर रुक गई। अच्छी दोस्त? मैंने धीरे पूछा। उसने कांपते हुए हाँ किया। हाँ, क्लासमेट थी। जब मैं स्कूल छोड़ गई उससे बता नहीं पाई। ठीक है। मैं सोच में पड़ा। क्यूशू एकदम घबरा गई। वो लड़की है। तुम मुझे छोड़ोगे तो नहीं? इतना घबराओ क्यों? मैंने प्रोफाइल पिक्चर देखी, एक्सप्रेशन वाली थी। क्यूशू ने हेजिटेट करते हुए टाइप किया और मैसेज भेजा। एक वर्ड। दूसरी तरफ से रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। क्यूशू ने फिर टाइप किया। दूसरी तरफ आग बुझ गई। फिर क्यूशू ने सीरियसली सोचकर एक एक वर्ड टाइप किया। मुझे एक आदमी मिला। उसने फोन दिलाया। मैंने जो हाथ उठाया था वो वापस रख लिया। जाने दो। ये दोनों मिलकर भी एक नॉर्मल इंसान नहीं बना सकते। उन दिनों के बाद मेरी और क्यूशू की क्लोजनेस बढ़ती गई। वो सोने से पहले मीठी मीठी बातें करती, और जब तक मैं जवाब देता वो सो चुकी होती। वो मेरी गोद में छुपकर ड्राइंग करती, मुझे पूप ऑफिसर और खुद को छोटी सफ़ेद बिल्ली बनाती। जब मैं गुस्सा होता तो वो सिकुड़ जाती, लेकिन झुकती नहीं। हमने कुछ बार झगड़ा भी किया। सबसे बड़ा झगड़ा तब हुआ जब उसने फिर कहा, तुम जा सकते हो, मेरी वजह से मत रुको। उस वक्त मेरा गुस्सा भड़क गया और मैंने उसे डांट दिया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं भी उससे कुछ खास बेहतर नहीं था। लायक हूं या नहीं, ये सवाल मुझे भी अंदर से खाता था। झगड़े के बाद हम दोनों पहले से ज्यादा शांत हो गए। जैसा जो दादी ने कहा, बिना झगड़े के दो लोग सच में घुल मिल नहीं सकते। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया पैरों की जांच के लिए। डॉक्टर ने बताया पोलियो का असर था। अगर समय पर इलाज होता तो आज लगभग नॉर्मल होती। स्टेम सेल ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स 20 लाख तक जा सकता था। क्यूशू ने तुरंत कहा, इलाज नहीं करवाना, तुम हो बस काफ़ी है। मैंने न हाँ कहा न मना किया, बस बोला धीरे धीरे जोड़ते रहेंगे। कमाई के मोर्चे पर मैंने क्यूशू के लिए ड्राइंग टैबलेट और फ़ोन लिया। कमीशन अकाउंट बनाया। सोचा नहीं था कि पहला पोर्टफोलियो अपलोड होते ही ऑर्डर आ जाएगा। एक नोवेल राइटर को कैरेक्टर पोर्ट्रेट चाहिए था। 50 रुपए कम था, लेकिन क्यूशू की जिंदगी का पहला खुद कमाया पैसा था। पेमेंट आया तो खुशी से उड़ रही थी। शाटियान, मैंने पैसे कमाए, फोन सामने कर दिया। 40 रुपए चमक रहे थे। बढ़िया है। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। वो मुस्कुराती रही, फिर बोली, अब तारीफ में कोई और नाम बोलोगे? कौन सा? मैं मुस्कुराया। लाओवांग नहीं, लाओघुआंग बोलो, सील लग चुकी है। वो मुझे हंसाती थी, लेकिन मेरे कान लाल हो ही गए। लाओवांग बहुत अच्छा किया। क्यूशू की आंखें धीरे धीरे बड़ी हुईं। फिर वो मेरे सीने में घुस गई। लाओघुआंग, तुम्हारी वजह से हुआ। थैंक यू। मैं भी खाली नहीं बैठा था। लिनले ने एक ब्लैंक फिगर दिया तो आइडिया आया। उसे मूवेबल मॉडल बनाया जा सकता था सोशल मीडिया कंटेंट के लिए। कॉलेज रूममेट चेन लियांग के हार्डवेयर स्टोर से पट्टी, पेंट और कलर्स ले आया। घर पर एक पुराना कंप्यूटर भी ले आया। क्यूशू ने मॉडल मेकिंग में कमल का टैलेंट दिखाया। आधे घंटे में कई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। फिर वाटर कलर ब्रश से रंग भरा। ठीक है, उसने डरते हुए देखा। मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर था। मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। वो मेरे सीने पर लेटकर ड्राइंग करती रही। एक गोल सी छोटी सफेद बिल्ली पूप ऑफिसर पर चढ़ी हुई, और वो ऑफिसर मुंह बनाते हुए भी चुपके से मुस्कुरा रहा था। उसने अपने अकाउंट का नाम रखा लूज में शाह यू च्यू। शाह मेरा, च्यू उसका। उसके रूम की दीवार पर एक मछली थी जो स्टार्स में आजाद तैर रही थी।
और एक केकड़ा था जो ज़मीन पर था, स्टार्स में जाने के लिए तड़प रहा था। उसने खुद को वो केकड़ा बनाया था, आज़ादी चाहती थी, लेकिन ज़मीन पर बंधी थी। जब मुझे यह समझ आया, गला सूख गया। क्या देख रहे हो? उसने बेहद फ्लैट टोन में पूछा। मछली, केकड़ा, स्टार्स और वो थोड़े लेकिन बहुत चमकते तारे। वो मुस्कुराई, जैसे सूखी लकड़ी में पानी आ गया हो। शातियान, लगता है मुझे सच में तुम पसंद हो गए। मुझे भी, मैं अधूरे होश में जवाब दिया। फिर वो मेरी बाहों में सो गई। थोड़ी देर बाद मैंने उसके बाल हटाए, माथे पर हल्के से किस किया, फिर चुपचाप दरवाज़ा बंद करके निकल आया। दिन गुजरते गए, क्यू शू के ऑर्डर्स बढ़ते गए। उसने एनिमेटेड स्टिकर्स बनाने शुरू किए, अपनी कहानी को कार्टून बनाया, पूप ऑफिसर और छोटी सफ़ेद बिल्ली की कहानी। मैं भी स्लोई सोशल मीडिया बना रहा था, मॉडल बनाने की शॉर्ट वीडियोस। व्यूज़ अभी कम थे, लेकिन शुरुआत हो गई थी। एक दिन लिन ने वीकडे में बुलाया, बोली अर्जेंट है। च्यूशू से जाते वक्त वो हमेशा की तरह दरवाजे के फ्रेम को पकड़े खड़ी थी। तुम वापस आओगे ना? डर है तो मैं घर पर रह जाता हूँ। मैंने फ़ोन हिलाते हुए हंसा। जल्दी जाओ, जल्दी आना। शॉप पर लिन ने मिस्टीरियस होकर बताया कि वो मुझे एक रियल गेमर बनाने का प्लान कर रही है। सिर्फ मॉडल्स नहीं, एक पूरी अर्निंग माइंडसेट। तुम्हारा गोल क्या है? बस पीसफुल सेटल हो जाऊं, आराम से रहूं। इस गोल के साथ तुम्हें कभी पीस नहीं मिलेगी। लिनले ने लेक्चर शुरू किया, अटेंशन इकोनॉमी, निश बनाना, सब। तुम्हें कुछ पसंद भी है ना? कॉलेज में ये सब्जेक्ट क्यों लिया? मैंने सोचा, फिर बताया कि बचपन में मॉडल कलेक्शन का शौक था। तो तुम भी ओताकू हो, ये सुनने का तुम्हें कोई हक नहीं। मैंने आंखें तरेरी। लिनले ने ब्लैंक फिगर मेरी तरफ उछाला। खुद रिसर्च करो। घर जाते हुए मैं फिगर के साथ खेलता रहा और सोचता रहा, इस बॉस ने पहले से यह प्लान बना रखा था। उधर क्यूशू और लिनले, जो उसकी वो पुरानी दोस्त थी, फोन पर खूब बातें कर रहे थे। क्यूशू ने उसे पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने क्रिमेशन ग्राउंड के पास से मुझे ऑब्जर्व किया, कैसे हिम्मत करके छाता उठाया, कैसे बहाने बनाकर मुझे घर ले आई। लिनले सोफा से उछलते उछलते रह गई, और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्यूशू की वो सबसे अच्छी दोस्त और मेरी वो पागल बॉस एक ही इंसान थी। एक दिन जो दादी को चोट लगी, हॉस्पिटल में थी, मैं क्यूशू को लेकर गया। जो दादी को प्लास्टर में देखते ही क्यूशू की आंखें भर आईं। वो व्हीलचेयर से खिंचकर जो दादी के पास गई। दादी ने एक पासबुक मेरे हाथ में थमाई। बाद में पता चला उसमें क्यूशू की नानी की सालों की सेविंग्स थीं और जो दादी का भी कंट्रीब्यूशन था। कुल मिलाकर करीब 30,000। क्यूशू रो रोकर बोली, पहले कहते थे पैसे नहीं है इलाज के लिए, लेकिन थे तो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर क्यूशू ने एक अनएक्सपेक्टेड काम किया। उसने पासबुक मेरे हाथ में दे दी। तुम डिसाइड करो कैसे यूज करना है। यह मुझे क्यों? मैं प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सकती। तुम मेरा ख्याल रख रहे हो, इसलिए तुम्हें देना ठीक है। ये मेरा ट्रस्ट है, मेरी एक्सेप्टेंस है। नहीं पता मेरी एक्सेप्टेंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। मैं काफ़ी देर चुप रहा, फिर ले लिया। ठीक है। मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे को हल्की सी थाप मारी। और पछताना मत। क्यूशू ने व्हीलचेयर जल्दी से पीछे खींची। तुम ही मत पछताना, वरना मैं गुस्सा होंगी। वो नाक भौं चढ़ाकर मुंह फेर गई, लेकिन यह गस कम पैम्परिंग ज्यादा था। मैं भी नहीं पछताऊंगा। मैंने पासबुक रख लिया। उस पर लगा, शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत यही थी कि उस रात एक व्हीलचेयर पर बैठी भोली लड़की ने कांपते हाथों से छाता उठाया और मुझे बारिश से बचाने की कोशिश की। क्यूशू मेरे सीने से लगकर धीरे से बड़बड़ाई, स्यातियान, हमारी कहानी में हमेशा ड्रॉ करती रहूंगी, अभी की भी, आगे की भी, चाहे कुछ भी हो। ठीक है। मैंने उसके सिर पे हाथ रखा। खिड़की से सर्दी की हवा आ रही थी, लेकिन बाहों में जो गर्माहट थी वो बिल्कुल सही थी। उस रात बिस्तर पर लेटा तो नींद नहीं आई। क्यूशू एक छोटे जानवर की तरह मेरी छाती पर लेटी थी, सांसें एकसार थीं। फोन वाइब्रेट हुआ। लिनले का मैसेज था, कल कोई बड़ा काम है, आ जाओ वरना सैलरी काट लूंगी। मैंने क्यूशू को देखा, फिर फोन को। अगली सुबह खाना बनाया, नोट्स लगाए, निकल गया। क्यूशू दरवाजे की फ्रेम पर टिकी थी, लाओगोन जल्दी आना। मैंने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुस्कुराहट कान तक फैल गई। शेयर्ड साइकिल पर शॉप की तरफ जाते हुए हवा कमीज में घुस रही थी, ठंडी थी, लेकिन सीना गर्म था। शॉप के शटर पर एक नोट था, वेट करो, रिकॉर्ड हो रहा है। साथ में एक एरो था और उसके बगल में एक छोटी सी स्टूल और एक कुत्ते का बोल था, जिस पर लिखा था श्या टीएन स्पेशल। एक थैली मूंगफली भी थी। मैं डेड फिश आइस से बोल को देखता रहा। जितना देखा उतना ज्यादा खुद को कुत्ता लगा। 10 बजे लिन ले आई, भरपूर नाश्ता लेकर। उसमें वो यूजुअल एनर्जी नहीं थी। अंकल, इतनी जल्दी आ गए? क्या हुआ, किसी ने तुम्हें भी तोड़ दिया? लेनले ने बताया कि दोस्त की लव न्यूज़ ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। मैंने माथा ठोका, समझ गया। खाना खाने के बाद वो मुझे गेमिंग कैफे ले गई। खूब गेम खेले, बातें की। दिन में काम, जो काम कम और गेम ज़्यादा था। शाम को घर आकर मॉडल बनाना, वीडियोस बनाना, क्यूशू का ख्याल रखना। क्यूशू भी बिजी थी, स्टिकर्स और पोस्ट की स्पीड बढ़ती जा रही थी। हम एक दूसरे का सहारा थे, कभी मीठे मीठे, कभी झगड़ते हुए, लेकिन हर झगड़े के बाद थोड़े और करीब होते गए। वो मेरे गुस्से में सिकुड़ जाती, लेकिन उदास होने पर अपने तरीके से कंफर्ट करती। मैं उसकी इनसिक्योरिटी में धैर्य रखता, और जब वो चुपके चुपके कुछ बेवकूफ़ी करती तो गुस्सा आता, लेकिन दूर नहीं जा सकता था। एक रात क्यू शू ड्राइंग बोर्ड पर डेडलाइन रश कर रही थी। मैं बगल में मॉडल पॉलिश कर रहा था। अचानक उसने मुड़कर उन गोल गोल आंखों से देखा। शातियान, हाँ, मुझे थोड़ा गुस्सा दिलाना है।
उसकी स्क्रीन देखी। एक ड्राइंग थी, पू ऑफिसर लेटा था, दूर एक अकेली छोटी बिल्ली ड्राइंग बोर्ड पर झुकी थी, चारों तरफ शैडो लाइन्स थी। मैं मुस्कुराया, उसे खींचकर अपने पास बिठाया। शू शू तुरंत शांत हो गई। चुपके से बिल्ली के सिर पर एक हार्ट बना दिया। रुक नहीं पाए, बहुत पहले से नहीं रुक पाया। मैंने उसे घुमाकर अपनी बाहों में ले लिया। चूशू एक शौक बिल्ली की तरह पेन उठाए बैठी रही, आंखें बड़ी बड़ी। लेकिन अभी नहीं। जब तुम खड़ी हो सको, जब तुम खुद की जिंदगी संभाल सको, जब तुम अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ जाओ, जब कोई प्रेशर ना हो, उस वक्त की हाँ वो सच्ची होगी। यह मेरी जिम्मेदारी है और तुम्हारा सम्मान भी। क्यूशू का मुंह थोड़ा खुला, आंखों में कुछ नया था जो पहले नहीं था। वो काफी देर तकती रही, फिर जोर से सिर हिलाया। शातियान, थैंक यू कि तुम मेरे साथ ऐसे हो। इसमें थैंक्स किस बात का? मैंने उसकी नाक को हल्के से ठोका। बस फील होता है कि तुम मुझे बहुत संभालते हो, खुद से ज्यादा, जैसे नानी करती थी। काश नानी को पता होता कि तुम मिले। होता, हाँ जरूर होता। खिड़की से फिर हवा आई, ठंडी, लेकिन बाहों में गर्माहट वैसी ही थी। हमारी कहानी चल रही थी। चू कह चुकी थी कि वो सब ड्रॉ करती रहेगी, और मैं सोच रहा था कि जिंदगी को बेहतर कैसे बनाऊं, उसके लिए भी, खुद के लिए भी। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी मैं छोड़ना नहीं चाहता था। फोन वाइब्रेट हुआ। लिनला का मैसेज था, कल बड़ा काम है, आ जाओ वरना सैलरी कट जाएगी। मैंने बाहों में सोई क्यूशू को देखा, उसके बाल कान के पीछे किए, फिर रिप्लाई किया, आता हूँ। रास्ते में जितना आगे बढ़ता था, मन उतना ही भारी होता जाता था। कल क्यूशू से प्रॉमिस किया था कि हॉस्पिटल में जो दादी को मिलने ले जाऊंगा। रात को दोनों ने मिलकर प्लान किया था, यहाँ तक कि बुक स्टोर से उसके लिए कुछ रेफरेंस बुक्स भी लेनी थी। मैंने धीरे धीरे उसे कन्विंस किया था कि अभी जो अर्निंग हो रही है वो खुद को इम्प्रूव करने में लगाए, तो अब घर चलाने का ज्यादा बोझ मुझ पर था। हालांकि क्यूशू का मंथली बेनिफिट था और वो पासबुक भी, लेकिन बेनिफिट को इमरजेंसी के लिए रखना था, और पासबुक वाले 30,000 को छूना भी ठीक नहीं था। क्यूशू की नानी का हिस्सा तो उसका ही था, और जो दादी ने जो डाला था वो पूरी बात जाने बिना, उनसे मिले बिना डिसाइड नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। अगर सब ठीक रहता तो आज ही ये सब सेटल हो सकता था, लेकिन बस इस एक फ्यूचर की चाह में यहाँ आ रहा था। ये काम शुरू से रिलायबल नहीं लगती, फिर भी मन इसी तरफ था, क्योंकि मुझे पता था मुझे अभी क्या चाहिए। इस फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता शायद यही बॉस दे सके। लेकिन फिर भी शॉप की तरफ हर कदम बढ़ाते हुए जो दादी का चेहरा याद आता रहा, चूशू को ढूंढती उनकी बेचैनी, खाना देते वक्त की हंसी, हॉस्पिटल बेड पर भी हमारी चिंता, और जाते वक्त वो मुड़कर देखना। क्या मैंने गलत किया? मैंने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। शाम को जल्दी निकलना था, क्यूशू को हॉस्पिटल ले जाना था। कब पहुंचा पता नहीं चला। शॉप का दरवाजा सामने था, तभी पांव से वो सिगरेट वाला बोल टकराया और मैं होश में आया। ऊपर देखा तो सोफा पर एक नमकीन मछली की तरह लिन ले पड़ी थी, बिखरे बाल, काले घेरे, और मेरी तरफ शिकायत भरी नजरें। दरवाजा खोलकर अंदर गया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, एक शब्द नहीं। मैंने हिम्मत करके पूछा, बॉस, अचानक इतनी इमरजेंसी क्या थी? लिन ने ज़ॉम्बी की तरह करवट ली, फिर वापस गिर गई। मुंह कुशन में दबाकर बोली, बाद में, पहले शांति। खाना कहाँ है? मैंने खाली टेबल देखी। इसने कोई स्विच दबा दिया। लिन ले अचानक भड़क गई। बस यही तो प्रॉब्लम है। उसने एक चीख निकाली और मुंह वापस कुशन में दबा लिया। वो दादी जो ब्रेकफास्ट बेचती थी, आज नहीं आई। डिलीवरी का वेट है, पास में और स्टॉल्स नहीं है। तुम्हें क्या? ठीक है, बात खत्म। दरअसल मुझे उस दादी की थोड़ी चिंता है, हार्ट की प्रॉब्लम है सालों से। जब भी स्टॉल नहीं होता, मतलब हॉस्पिटल गई होती है। मैंने अनजाने में एक सांस ली। जो दादी की बात अभी ताज़ी थी, माँ बाप की याद आई, तो ऐसी बातें दिल को ज़्यादा छूती हैं। काश दुनिया में कोई बीमारी ही नहीं होती। लिनले ने आंखें घुमाई। यार तुमसे यह बचकानी बात सुनकर अच्छा लगा। अंकल तुम बड़े हो गए या छोटे? डिलीवरी आई, दोनों ने खाना खाया। आखिरी बाइट के बाद मैंने पूछा, तो आज क्यों बुलाया? लिनले का एक्सप्रेशन बदला, बात गले में अटक गई। मेरी नज़र सस्पिशियस होने लगी तो वो उठ खड़ी हुई। ज्यादा बात मत करो, बस मेरे साथ चलो। हम दोनों एक पुरानी सी गली में घुसे। दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थीं, पुराने बोर्ड्स, रोड साइड स्टॉल से भाप उठ रही थी। काम पर जाने वाले मजदूर छोटे छोटे स्टूल्स पर नाश्ता कर रहे थे। लिनले को देखते ही लोग गर्मजोशी से मिले। मेरे मन की वो अजीब सी फीलिंग और गहरी होती गई। लिनले खुद ही बोलती रही, एक दोस्त था मेरा, स्कूल के बाद यहाँ फैमिली का वेट करता था। मैं भी कुछ बार आई, फिर आदत हो गई इस जगह की। कॉलेज के बाद जब पास में शॉप खोली तो दादी जा चुकी थी, लेकिन ठेला अभी भी है, टेस्ट नहीं बदला, प्राइस भी नहीं। एक बार दादी कई दिन नहीं आई, जब आई तो पता चला तबीयत बिगड़ रही है। तो वो दादी अब कहाँ रहती है? सनशाइन अपार्टमेंट्स में। सनशाइन अपार्टमेंट्स, वही तो च्यूशू रहती है। सब कुछ जुड़ने लगा। अगर जो दादी पहले से बीमार थी तो उनका मुझे और च्यूशू को मिलाने की कोशिश करना, शायद वो अपने जाने से पहले च्यूशू का इंतजाम करना चाहती थी। मन घबरा गया। कल का उनका वो कमजोर हाल, शायद वो सिर्फ गिरने की वजह से नहीं था। गिरना तो बस एक रिजल्ट था, और शायद वो क्यूशू के लिए ही इतनी दूर आकर यहाँ रहने लगी थी। लेकिन ठेला इतनी दूर क्यों? मेरी नज़र गली में लगी क्यू पर गई। आगे कुछ लेबर कंपनीज थी, मजदूर एंशियसली खड़े थे। मेरे पापा भी कभी ऐसे ही खड़े होते थे। दादी शायद इन लोगों को छोड़ नहीं सकती थी। लिनला एक ऑयल शॉप के सामने रुकी। एक बुजुर्ग आगे झुककर वुडन प्रेस चला रहे थे, तौलिया गर्दन पर था, पसीना टपक रहा था। लिनले ने आराम से बात की,
एक बड़ी सी पीनट्स की बैग और पीनट बटर मांगा। जब बिल हुआ तो दादा ने कम प्राइस बताया। लिनले ने सीरियस होकर कहा, 150 और 15 मिलाकर 315 होता है। ये कहकर 300 रुपये फेंके और भाग गई। मैं हैरान होकर वो भारी बैग उठाकर पीछे दौड़ा। कम से कम 30-40 किलो थी, क्यूशू से भी भारी। मस्सी में लिन में एक कन्वीनियंस स्टोर में भी घुस गई। बाहर निकलते हुए बड़बड़ाई, उस आंटी ने कैलकुलेटर खरीद लिया। मेरे हाथ से सिगरेट गिरते गिरते बची। अब समझ आया इस बॉस को हायर क्यों किया था। ये सबके लिए ऐसा करती है। बॉस, ये सडन इंस्पिरेशन कितनी बार आ चुकी है? चुप, बस इम्पल्स है। जैसे किसी स्ट्रे बिल्ली को देखो तो खाना देने का मन करे। करती हूँ, मानती नहीं। ये सामान उठाकर शॉप तक पहुंचाओ, फिर जाओ। आज तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। शॉप पर लिनले ने सोफा ठोका। आज तुम्हें परमानेंट करती हूँ। 2 घंटे की मेहनत से ब्लैंक फिगर मॉडल तैयार किया। लिनले ने खुशी से देखा। परमानेंट सैलरी कितनी चाहिए? 6,000, 7, 8। उसकी आंखें चमकी। मैंने 4,000 मांगे। काम के लायक नहीं लग रहा था, लेकिन 1,000 ज्यादा मिला तो क्यू शू के साथ ढंग से खाना तो खा सकते थे। लिनले ने मुझे बेवकूफ की तरह देखा, लेकिन तुरंत हाँ कर दी। बोनस में कुछ ब्लैंक फिगर्स भी है। मैं खुश होकर निकल गया। कुछ दूर चलाई था कि फोन वाइब्रेट हुआ। 1,000 का नोटिफिकेशन। मैं उस नंबर को देखता रहा, फिर हाथ में फिगर्स को देखा। सब उलझे ख्यालों को दबाया, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। लिनले की वो बेपरवाह हरकतें, आज पीठ के पास महसूस हुआ उसका होना। शायद उसके लिए ये सब नॉर्मल था, लेकिन मेरा मन गलत दिशा में जाने लगा। मैंने खुद को एक टाइट थप्पड़ मारा। क्या सोच रहा है? तेरी इतनी औकात है? और घर पर क्यूशू है, वो भोली लड़की, उसे जरा भी तकलीफ दूं, ये मुझसे नहीं होगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। क्यूशू से वादा तोड़ा और लिनले के बारे में ये सब सोचा। यह गिल्ट पत्थर की तरह भारी था, लेकिन घर पर वो बेवकूफ सी लड़की मेरा इंतजार कर रही होगी, ये सोचते ही बेचैनी और बढ़ गई। मैंने लिफ्ट का बटन बार बार दबाया। दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर सन्नाटा था। पूरी बिल्डिंग छान मारी। गार्ड से पूछा, पता चला क्यूशू 1-2 घंटे पहले किसी बुजुर्ग के साथ कैब में बैठी थी। ये दादा के साथ हॉस्पिटल गई होगी, लेकिन बिना बताए। ये बहुत अनयूजुअल था। रुको, फोन का बैलेंस खत्म था। मैं खुद पे झल्लाया। तुरंत 30 रुपये रिचार्ज किया और कॉल किया। दूसरी तरफ से कमजोर रूंधी सी आवाज आई, शाटियान, बैलेंस नहीं था। जाते वक्त मैसेज करना चाहती थी, माफ करना। कोई बात नहीं, बस ठीक हो। अभी कहाँ हो? हॉस्पिटल में। हाँ, जो दादी चली गई। ये शब्द बर्फ की तरह लगे। च्यूशू की आवाज में रोना नहीं था, बस एक गहरी शांति थी। ये दादा ने बताया, आखिरी बार मिलने के लिए आई थी, अभी फॉर्मेलिटीज हो रही हैं। तुम आओगे? हॉस्पिटल पहुंचा तो क्यूशू जो दादी के हाथ थामे बैठी थी, वो हाथ जो अब ठंडे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखें एक पल के लिए कांपी। आ गए? अब जबरदस्ती मत करो। वो चुपचाप मेरी बाहों में आ गई, बिना आवाज के। शाम तक लिए दादा को विदा किया। क्रिमेशन के बाद क्यूशू थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसने एक सवाल पूछा जो दम घोंट गया। जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो चले जाते हैं, तुम भी एक दिन जाओगे? जवाब देना चाहा, लेकिन गला रुक गया। हल्के फुल्के अंदाज में बोला, इंसान मरता तो सब है, मैं तुमसे बड़ा हूं तो लाइकली मैं पहले जाऊंगा। फिर जल्दी से टॉपिक बदला, व्हीलचेयर उठाई, चलो तुम्हें बीच ले चलता हूं। उत्तर की तरफ चलते गए। हवा तेज होती गई। क्यूशू व्हीलचेयर में सिकुड़ी थी। मैंने अपनी जैकेट उसके सिर पे डाल दी। उसने वापस देनी चाहिए। मैंने साफ मना किया, पहने रहो। तुम्हारे मन का मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम बॉडी को गर्म रखो। लाइट हाउस के पास ब्रिज पर आकर व्हीलचेयर सी की तरफ मोड़ी। क्यूशू ने बॉक्स खोला। एक एक मुट्ठी एशेस सी में डालती गई, जैसे फील्ड में बीज बो रही हो। थोड़ा खोगी नहीं? नहीं, नहीं चाहती नानी मेरी चिंता करती रहे। आखिर में एक छोटी सी मुट्ठी रख ली। बाद में मैं उसे बीच पर ले गया, उसे अपनी बाहों में उठाया ताकि उसके पांव पानी छू सकें। मैं खड़ी हो गई। क्यूशू की आंखें गोल हो गईं। ये होता है खड़े होना। उस पल उसकी वो छवि, बिना जरा सी इनसिक्योरिटी के, बहुत अलग थी। शायद जब वो सच में खुद खड़ी हो सके उस दिन, ज्यादातर प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। हंसो मत। ठीक है। चांदनी में दोनों चुपचाप खड़े रहे, जैसे दो स्टैचूज। मुझे सी में जाना है, थोड़ा थोड़ा ले चलोगे? मैंने उसे थामा। उसकी कमजोर सी पुलिंग पर एक एक कदम बढ़ाते गए। उन थोड़े से कदमों में जो दूरी थी वो मिटती गई। पानी आया तो यीशु ने पाँव डाला। पूरा शरीर झटक गया, लेकिन खुशी से। शातियान, थोड़ा और अंदर। अभी ठंड नहीं लग रही? मैं झल्लाया, लेकिन एक एक कदम बढ़ाता रहा। जब पानी उसकी आधी पिंडली तक आ गया, तुम जाओगे? नहीं। अगर कोई बेहतर मिला? नहीं। अगर वो बहुत खूबसूरत हो, हेल्पफुल हो, टॉल हो, केयरिंग हो और पैसे भी हो, ऐसा कोई मेरी तरफ देखेगा क्यों? क्यूशू की आंखें बुझ गईं। मेरी हंसी भी रुक गई। मुझे देर से याद आया, ऐसी कोई एक्चुअली है। नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। क्यूशू चुप रही। फिर अचानक उसने मेरे सीने पर हाथ रखा और जोर से धकेला। मैं संभल नहीं पाया। रिफ्लेक्स में उसे कसकर पकड़ लिया। दोनों सीने गिरे। एक ठंडी लहर आई और दोनों को पानी के नीचे खींच ले गई। लेकिन आंखें बंद होते हुए उसने जो किया वो अधूरी, भोली सी, पूरी तरह वॉलंटरी किस मुझे डुबो गई। लहर गई। मैं खांसता हुआ उठा, क्यूशू को खींचकर बाहर निकाला। लत लग गई? एक बार और? पागल हो, घर चलो। घर आकर बारी बारी नहाए। क्यूशू मेरी शर्ट में घुस गई, मुझसे चिपक कर बेवकूफ़ों की तरह हंसती रही। हम बहुत देर बातें करते रहे। फ्यूचर के बारे में, शादी के बारे में। वो कुकिंग सीखना चाहती थी।
मेरा इंतज़ार करना, साथ घूमना, जब चल सकूंगी तो तुम और ज़्यादा पसंद करोगे, जैसी भी हो हमेशा। तो मुझे पाँव वापस चाहिए। अच्छे दिन बीतते रहे, क्यू शू के ऑर्डर्स बढ़ते गए, मैं सोशल मीडिया में लगा था। एक दिन लिन ले ने मांगा कन्वेंशन के लिए बुलाया। उसने मुझे एक डिसेबल्ड ऑफिस वर्कर जैसा स्टाइल दे दिया। कन्वेंशन में लिन ले एक ग्रुप के साथ थी। एक चेहरा जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया। तभी उसने बोला, तुम भी इस फील्ड में आ गए? मैं शेन्यान हूँ, भूल गए? मेमोरी एक झटके से खिंची। शेन्यान, मिडिल स्कूल का एक हफ्ते का वो पहला क्रश, एक डेयर गेम के किसने शुरू किया था और मेरी इनसिक्योरिटी ने अजीब से खत्म कर दिया। अब खुशहाल दिख रहा था, घर भी था और हिंट दे रहा था कि सपोर्ट करने में इंटरेस्ट है। मैंने बस इतना कहा, वो सब पुरानी बात है। लिन ले बड़े चाव से देखती रही। बाद में जब मैंने पूरी बात बताई तो उसने एक लाइन कही, तुम इसलिए पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि तुम चालाक नहीं हो। तो तुम कह रही हो चालाकी करो? नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह कम होती जा रही है। एक ही तरीका है, जो करना हो पूरे दिल से करो और उसे पूरा करो। तुम पर अभी भी कोई रोक नहीं है, खुद ही अड़ंगे लगाते हो। घर आया तो क्यूशू बिल्ली की तरह दरवाजे के फ्रेम पर टिकी थी। उन दिनों क्यूशू की ड्राइंग स्पीड बढ़ती गई। मैं मॉडल्स और कंटेंट में लगा था। लेकिन एक सुबह खांसी से नींद टूटी, पूरा बदन गर्म था। क्यूशू रात भर जागती रही, पुरानी कमीज से मेरा माथा पोंछती रही। और उसने मेरा फोन उठाकर लिन ले को मैसेज किया, लीव के लिए। सॉरी, मुझे तुम्हारी तरफ से मैसेज नहीं करना चाहिए था। तो मान लो ये एक एक्सचेंज था। तुमने रात भर मेरा ख्याल रखा और उसके बदले में मुझे राइट है कि मैं तुम्हारे लिए डिसाइड करूं, ठीक है ना? उसने हंसते हुए कहा, यार, तुमने पूरी रात जागकर मेरा केयर किया, ये तो बनता ही था। फिर वो पहली बार अकेले बनाया हुआ स्क्रैम्बल्ड एग लेकर आई। कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क था, पर सोया सॉस डालने से टेस्ट अच्छा निकला। सच में अच्छा था क्या? खुद ट्राई करो तभी पता चलेगा। क्यूशू ने धीरे से एक बाइट लिया, चेहरा रिलैक्स हो गया और जो टेंशन थी वो भी निकल गई। जब वो ठीक हुआ तो मैंने उसके साथ रिहैबिलिटेशन ट्रेनिंग शुरू की। वो बहुत डरा हुआ था, पर दांत भींच कर करता रहा। एक दिन बर्फ पड़ी, मैं उसे पीठ पर बैठाकर बाहर ले गया। वो खुश होकर बर्फ में होल्स बनाने का 2 स्नोमैन बनाए और फोटो भी लेनी थी। मैं डरता था, पर इस बार खुशी जीत गई। उसने पहली बार खुद कैमरा फेस किया। हाथ कांप रहे थे, पर शटर दब दिया। फोटो में वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं ग्रेजुएशन फोटो स्टाइल में अकड़ कर खड़ा था। थोड़ा सिली लग रहा था। दिन मीठे और बिजी होते गए। क्यू शो के शॉर्ट वीडियोस बेहतर होते गए, व्यूज बढ़ने लगे। एक दिन उसने एक फनी वीडियो देखा, उस स्टाइल में खुद भी बना डाला और उसके 8,000 व्यूज आ गए। मैं फेमस हो गया। यार, एक बड़ा हिट तो है। तुमने एक्सीडेंटली वायरल फॉर्मूला पकड़ लिया। साथ ही मेरे कंटेंट पेज पर पहला कस्टम ऑर्डर आया। एक फैन को हाईसे राइडर सीरीज का मॉडल सेट चाहिए था, 300 रुपए का। पहली बार खुद कुछ कमाया था। जब सब कुछ सही होने लगा तभी कुछ बातें सामने आने लगी। लिन ने मुझे सिटी के पास एक सीक्रेट फिशिंग स्पॉट पर ले गया। वहां उसका उतना ही अनरिलायबल चाचा मिला। दोनों नोक झोंक करते रहे। समझ आया कि ये तो फैमिली का स्टाइल है। पर फिर लेन सीरियस हो गया। उसने जो दादी के जाने की बात कही, बोला, बचपन से एक दोस्त को खोया और इस बार दादी का इलाज भी नहीं करवा पाया। मेरे दिल पर गिल्ट और भारी हो गया। अगर मैंने उस दिन बता दिया होता कि दादी हॉस्पिटल गई हैं, शायद सब कुछ अलग होता। तुम्हें पहले पता था ना? हाँ, देखो, उस सैड फेस को मेरा भी मन खराब हो गया। तुम अपनी बीवी से डरते हो? डर से ज्यादा खोने का डर है। दरअसल तुम सही कह रहे थे, हम दोनों अलग हैं। मुझे रोटी पानी की चिंता नहीं थी, इसलिए मैं जान पाया कि मुझे क्या चाहिए। तुम्हारी सिचुएशन अलग थी, पर मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। हम दोस्त हैं। अब मन की बात छुपाना बंद करो। मैं कैसी हूँ? लगता है गर्लफ्रेंड बनने के लिए ठीक नहीं। और अगर कभी छोड़ भी दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा ढूंढ दूंगी। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसने एक बैग थमाया, 2 इंपोर्टेड सिगरेट्स और एक नया फोन। मैं लेना हो तो फेंक दो। घर आकर मैं काफी देर सोचता रहा, फिर सच बोलने का डिसीजन लिया। बॉस ने दिया था। मैंने बैग क्यूशू के सामने रख दिया। उसने हाथ में फोन पकड़ा, थोड़ा स्टिफ हो गया, हाँ कहा। पर अगले पर वो मुझ पर झपट पड़ा और नीचे दबा लिया। मन नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा सा। कम से कम तुमने खुद बताया। बस मैं फिर खुश हो गया। उस रात हम बहुत बातें करते रहे। अचानक क्यूशू ने एक अजीब सा सवाल पूछा। मेरे एक दोस्त का कोई है, वो दूसरे शहर में है। उस दोस्त का एक और दोस्त उसी शहर में है, पर उनके बीच क्या है ये नहीं पता। जिसे वो पसंद करता है उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। वो खुद नहीं जा सका। तो दूसरे दोस्त से कहा कि जाकर केयर करो और उसके करीब जाने की कोशिश करो। क्या ये उस दोस्त का इस्तेमाल करना हुआ? ये दोस्त वही पुराना वाला है? नहीं। तो इसे कब से कोई मिला? हाल ही में। तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसे कोई पसंद है इसीलिए। मैं थोड़ा रुक गया। पर क्या ये सब सच में कोइंसिडेंस था? फिर भी मैंने और नहीं पूछा, क्योंकि चाहे सच जो भी हो, रिजल्ट तो एक ही था। मैं क्यूशू को नहीं छोड़ूंगा और लिनले के साथ भी सब ठीक करना जरूरी था। और इतना पूछना उस नाजुक ट्रस्ट को तोड़ सकता था। सॉरी। सॉरी। बाथरूम से क्यूशू की आवाज़ आई। मैंने झूठ बोला था, मुझे उसका फ़ोन नहीं देखना चाहिए था। तब पता नहीं चलता। मैं दरवाजे के बाहर बैठ गया, आखिरी सिगरेट जलाई, फिर बाकी का पूरा पैक ऊपर से नीचे फेंक दिया। जब थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने लिनले को जॉब छोड़ने की बात बताई। इसमें क्यूशू का भी हाथ था, पर असली वजह मैं खुद था। नहीं छोड़ा तो डर था कि एक दिन खुद से नफरत करने लगूंगा। लिनले चुप रहा कुछ देर, फिर एक फैंसी रेस्टोरेंट ले गया।
खाते खाते अचानक करीब आया, सीधे देखते हुए बोला, यार तुम्हारे अंदर कुछ है ऐसा जैसे कोई फ्रजाइल चीज़ हो। मेरा बड़ा मन करता है थोड़ा बोली करूं। मेरा दिल एकदम तेज धड़का। फिर बोला, और शायद अब थोड़ा प्रोग्रेस दिखाने का टाइम भी आ गया है। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। छोड़ो, मजाक था, जल्दी खाओ। वो एकदम चिल मोड में आ गया। कार में लिम ले फोन देखता रहा, आईब्रोज चढ़ते गए। नहीं यार, ये तो एक ही सांचे से निकलते हैं। उसी वक्त मैं भी उन सवालों से जूझ रहा था जो अब इग्नोर करना मुश्किल था, पर आखिर में मैंने उन्हें टेम्परेरीली साइड में रख दिया। सच से ज्यादा जरूरी था क्यूशू का मेंटल स्टेट। उस रात क्यूशू ने पूछा, सोते नहीं बनता तो क्या सोचते हो? बस जिंदगी के उलझे हुए हिसाब गिनता हूँ। मैं भी ऐसा ही हूँ। हमेशा बहुत तकलीफ होती है, जब भी याद आ रहा है समझ नहीं आता क्या करूँ। बस उसे माफ करना पड़ता है यार। गलतियां तो सबसे होती हैं। क्यूशू काफी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, जानू आई लव यू। हॉलीडेज में क्यूशू के साथ दिन जल्दी जल्दी गुजरने लगे। दोनों अपने अपने काम में लगे रहते। कभी कभी नजरें मिलती, स्माइल होती, फिर वापस अपने काम में। खिड़की से धूप आती और एक गोल्डन सी रोशनी दोनों के बीच फैल जाती। क्यूशू के वीडियोस अच्छे होते जा रहे थे, इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। वो फनी वीडियो जो अचानक पॉपुलर हो गया था, उसके बाद उसने नए नए स्टाइल्स ट्राई करने शुरू किए। एक दिन उसने मुझे ड्राइंग सिखाई। मैंने एक बेहद स्टूपिड सा स्लाइम क्रैब बना दिया। क्यूशू हंसते हंसते गिरने लगा, पर फिर आइडिया आया। उसने इस स्टाइल को ही वीडियो सीरीज बना दिया। एक रात में व्यूज 1 लाख पार। मैं फेमस हो गया। थोड़ा फेमस तो हो ही गए। उसके शॉर्ट वीडियो अर्निंग और ऑर्डर्स मिलाकर महीने में 2-3 हज़ार होने लगे। मेरे कस्टम ऑर्डर्स भी बढ़ने लगे। पूरी फ्रीडम तो नहीं थी, पर उस तरफ जाने की क्रैक जरूर खुल गई थी। गर्मियों में शादी करेंगे ना? उसने एक सुबह नींद में पूछा। हाँ करेंगे, जब तक तुम उड़ नहीं जाते मुझसे। Subscribe and like the video of Manwa Operator.